brought to you by Biz Analyst। नेता नगरी के दूसरे सत्र में हमारे दर्शकों का स्वागत है और इस सत्र में हम बात करने वाले हैं कि नेताओं की नगरी में इस बार सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज की हुई है, संसद का बजट सत्र। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भाजपा के और सरकार के शो स्टॉपर उनके स्पीच हो गए हैं दोनों सदनों में। उससे पहले दोनों ही पक्षों के या तमाम पक्ष जितने संसद के अंदर हैं उनके सभी एमिनेंट स्पीकर्स ने अपनी अपनी बात रख दी है और उसके ऊपर अच्छी खासी चर्चा चल रही है कि किसने किस चीज का जिक्र किया। अलग अलग मुद्दे हैं कि नेताओं ने अपनी किन प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए कौन कौन सी बातें कही। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को इतना ज्यादा याद क्यों आता है कांग्रेस और प्रधानमंत्री नेहरू का कंटेस्टेड पास्ट। अब जो कंटेस्टेड पास्ट वाला हिस्सा है उस पर बात करने के लिए हमने दावत दी हुई आदित्य मुखर्जी इतिहासकार हैं जेएनयू से, फिर पुष्कर मिश्र हैं, ये पॉलिसी रिसर्च डिपार्टमेंट के मेंबर हैं बीजेपी यूपी से, और इन सारी चीजों के ऊपर एक पत्रकार की घाग निगाह ने क्या क्या देखा वो सारी चीजें समझने के लिए हमारे साथ है राजदीप सरदेसाई। नीड्स नो इंट्रोडक्शन। सर, शुरुआत हम आपसे ही करना चाहते हैं। आपने आज डेफर कर दिया, आज एक तरह से स्थगित हुआ है और 14 तारीख से फिर से प्रोसीडिंग्स होंगी बजट सेशन का जो दूसरा हिस्सा होगा। जो पहला हिस्सा हुआ है उसके बजट वाले हिस्से पर नेता नगरी में आप लोग बात कर चुके हैं, उसके बाद जो स्पीचेस हुए हैं उनको आप किस नजर से देख रहे हैं? देखिए निखिल, इस हफ्ते तो प्रधानमंत्री की स्पीच सबसे ज्यादा चर्चे में चर्चित रही। तीन बातें मैं कहूंगा। एक तो ये स्पीच एक ऐसे हफ्ते में होती है जब उत्तर प्रदेश में चुनाव शुरू होते हैं। यानी आप समझ लीजिए कि लोकसभा में सोमवार को, मंगलवार को राज्यसभा में और बुधवार को एक एएनआई को इंटरव्यू में प्रधानमंत्री का एक लक्ष्य था कि 1.5 आंखें उनकी उत्तर प्रदेश के चुनाव पर थी। हालांकि ये प्रेसिडेंट्स एड्रेस का रिप्लाई था, लेकिन क्योंकि ये भाषण एक ऐसे हफ्ते में होता है जहां उत्तर प्रदेश, जहां बीजेपी की एक तरह से साख दांव पे है, उनका अस्तित्व एक तरह से आप कह सकते हैं दांव पे है, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण राज्य है उनके लिए, तो प्रधानमंत्री का स्पीच को आपको चुनावी नजरिए से देखना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री एक ऐसे पॉलिटिशियन है जो 24 घंटे 24/7 उनकी नजर होती है चुनाव और हेडलाइन मैनेजमेंट पर। कौन सी वो हेडलाइन हो सकती है जो जब वोटर जाएगा वोटिंग बूथ पर नरेंद्र मोदी जी को याद रखेगा या उनकी बातों को याद रखेगा या अगले दिन पेपर में देखेगा या प्राइम टाइम टीवी पर देखेगा। तो ये एक उनकी खासियत है जो उस स्पीच में नजर आई। जिस तरह से उन्होंने अपने सरकार को डिफेंड किया, वो केवल मोदी सरकार को नहीं डिफेंड कर रहे थे, बीजेपी को एक तरह से डिफेंड कर रहे थे और योगी जी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को डिफेंड कर रहे थे। तो ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगता है, जिस तरह से अपने स्पीच में उन्होंने बार बार जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करते हुए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। यानी जो राहुल गांधी का वो रिस्पांस दे रहे थे वो इस तरह से दे रहे थे जैसे हम पुराने स्कूल डिबेट में देते थे कि उसी अपने विपक्ष के किसी एक कोट को ले लो, उस किस कॉन्टेक्स्ट किस संदर्भ में किया वो छोड़ दो, लेकिन उस कोट को लेकर अपने ऑपोजिशन को डिफेंसिव पर डाल दो। और इसमें मुझे लगता है मोदी जी की स्ट्रेटेजी साफ है। नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी कांग्रेस को अपना टारगेट नंबर 1 बनाती है, निशाना नंबर 1, क्योंकि वो मुझे लगता है कि उनके लिए राहुल गांधी और कांग्रेस परफेक्ट एनिमी है। उनके लिए वो ऐसा दुश्मन है जिसके खिलाफ उनको लगता है हम आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। आपने लोकसभा में भी देखा होगा जहां कांग्रेस वर्सेस बीजेपी डायरेक्ट फाइट थी, बीजेपी ज्यादातर सीटें कंफर्टेबल मार्जिन से जीती। अब जब आप राहुल गांधी और कांग्रेस को बार बार निशाना बनाते हैं, वो भी जवाहरलाल नेहरू का नाम लेकर, तो एक तो आप कांग्रेस को डिफेंसिव पर डालते हैं और आप चाहते हैं कि कांग्रेस रिएक्ट करे ताकि जो भी बाकी इश्यूज हैं वो कहीं पीछे चले जाए और बातचीत हो नेहरू पर। क्या मोदी जी ने सही किया कि जवाहरलाल नेहरू का किस संदर्भ में उन्होंने उपयोग किया? यानी जो कोविड पर, जो इंडो चाइना पर, जो बड़े बड़े बाकी मुद्दे हैं, जो इन्फ्लेशन, इकोनॉमी, इस मुद्दों पर ज्यादा चर्चा नहीं होती। चर्चा होती है क्या मोदी जी ने राहुल गांधी को सही जवाब दिया, क्या नेहरू का गैर इस्तेमाल हुआ, किस तरह से। तो वो राजनीति है उनकी। कांग्रेस परफेक्ट एनिमी एंड सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन, आप डिस्ट्रैक्ट करते हैं। और इससे मेरा तीसरा और आखिरी पॉइंट आता है कि इस पूरे भाषण में मोदी जी अपने सरकार को डिफेंड करते हैं, पर कहीं भी एक बार से अपनी गलती नहीं मानते। जो लास्ट ईयर फरवरी में जिस तरह से मोदी जी, हर्षवर्धन जी, अन्य बीजेपी नेताओं ने कोविड पर अपनी जीत कही, हम जीत गए, उसके 2 महीने बाद सेकेंड वेव हुआ जिसमें कई लोगों की मौतें हुई, ऑक्सीजन की कमी हुई, इन सब चीजों पे चर्चा नहीं होती। व्हाट डज ही डू इंस्टेड?
ही ब्लेम्स द स्टेट्स। आप राज्यों पर इल्जाम डालते हैं कि दिल्ली हो या महाराष्ट्र हो, इन्होंने माइग्रेंट्स की जो इश्यू है उसमें वो विफल रहे। यानी आप कप्तान हैं। आप सोचिए, आप जब मोदी जी सरकार में आए, उन्होंने कहा आई एम कैप्टन ऑफ टीम इंडिया, आई बिलीव इन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सबको साथ लेकर हम काम करेंगे राज्यों पे। जैसे संकट आता है आप उन राज्यों पर इशारा करते हैं, कहते इन राज्यों ने फेल किया, इस राज्य मेरी फेलियर नहीं है, मेरी विफलता नहीं है, मैंने सब कुछ ठीक किया, इन राज्यों ने ये मुसीबत की माइग्रेंट्स की, इन राज्यों ने मुसीबत की ऑक्सीजन प्लांट्स की, मुझे दोष मत दीजिए। ये मोदी जी हमेशा कहते हैं। वो कभी भी उनके पूरे करियर में आप देखिए, ही नेवर एक्सेप्ट्स कि मेरी कोई गलती हुई होगी। सो इट्स अग्रेशन एज अ फॉर्म ऑफ डिफेंस। जो क्रिकेट में कहा जाता है, यू अटैक एज अ फॉर्म ऑफ डिफेंस एंड पुट द ब्लेम ऑन समवन एल्स, किसी और को दोष दो। तो मोदी जी की एक पुरानी रणनीति है और उसी के तहत उन्होंने अपनी स्पीचेस की है। सर, हम बात समझ रहे हैं। अब पूछने वाले फिर ये पूछ रहे हैं कि वो एक अच्छे वक्ता हैं इसीलिए उनकी बात इतनी ज्यादा चुभ रही है, या फिर क्योंकि आपने जितने प्रेसिडेंट्स, जितने प्राइम मिनिस्टर्स को अभी तक के कवर किया है पार्लियामेंट में, और आपने खूब सारे प्रेसिडेंट्स एड्रेस के रिस्पॉन्सेस को भी कवर किया होगा, क्या उनमें प्रधानमंत्री मोदी की तरह कभी कोई तकरीरें हुई हैं, या आपको आपकी मेमोरी क्या कहती है, वो आपके रेफरेंसेस क्या कहते हैं कि उन स्पीचेस से और इन स्पीचेस को जब अपन साथ में रखते हैं तो क्या हम एक बेहतर कॉन्फिडेंट नेता को ही देख रहे हैं, सिर्फ फर्क वहां आया है या फिर बाकी चीजें भी हैं? देखिए, मुझे लगता है निखिल, शैली और कंटेंट दोनों में फर्क है। मोदी जी इज अ नेचुरल, क्या कहते हैं, ऑरेटर। और मैं उनको ऑरेटर नहीं कहूंगा, मैं उनको कहूंगा जो एक स्टेज परफॉर्मर। ही इज अ परफॉर्मर। मोदी जी इज अ परफॉर्मर। अगर आप मनमोहन सिंह जी को देखें, वो ब्यूरोक्रेट थे, उनके रिस्पॉन्सेस बिल्कुल जिस तरह से कोई आईएएस ऑफिसर लिखेगा उस तरह से उनके रिस्पॉन्स हुआ करते थे। अगर आप वाजपेयी जी को देखें तो वाजपेयी जी वाज अ पोएट, ही वाज अ पोएट पॉलिटिशियन। तो उनके स्पीचेस में हमेशा कविता होती थी, व्यंग होता था, और वो अपने आप को एक तरह से इस पूरे डिबेट के ऊपर ले जाते थे थ्रू हिज शेयर पावर ऑफ हिज पोएट्री। अगर आप मोदी जी को उस हिसाब, एंड अगर आप नरसिम्हा राव को दे, वो बहुत ही डल स्पीकर थे, मच लाइक मनमोहन सिंह, डल स्पीकर हुआ करते थे। वो भी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, जिस तरह से कोई आईएएस ऑफिसर लिखेगा उस तरह। मोदी जी इज अ परफॉर्मर। उनकी बॉडी लैंग्वेज, कहाँ ठहराव करना है, इट कुड बी, ही इज लाइक एन एक्टर व्हेन ही इज इन पार्लियामेंट। वो बहुत कम बोलते हैं पार्लियामेंट में, पर जब बोलते हैं ही मेक्स इट अ परफॉर्मेंस। देखिए, नोक झोंक, किसी को टारगेट करना, ये हमेशा होता है। ये कहना कि ये पहली बार हुआ है, या जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी को टारगेट किया, ये ऐसा नहीं है कि पहले प्रधानमंत्रियों ने अपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन को टारगेट नहीं किया, ये पहले भी हुआ है। ऐसा ये कहना कि ये पहली बार होता है, वो गलत होगा। बट द परफॉर्मेंस, द स्टेज क्राफ्ट दैट मोदी हैज, दैट इज हिज डिस्टिंक्ट। वो उनकी अलगपन है कि वो एक स्टेज परफॉर्मर की तरह अपने आप को कहाँ ठहराव होना चाहिए, कहाँ कोई पंच देना है, ये सब एक लगता है जैसे पार्लियामेंट इज हिज स्टेज। ये शेक्सपियर कहते थे, ऑल द वर्ल्ड इज माय स्टेज। पर नरेंद्र मोदी, पार्लियामेंट, संसद एक तरह से उनकी स्टेज बन गई है जब ये प्रेसिडेंट एड्रेस, क्योंकि कम बोलते हैं। इट्स अ वंस इन अ ईयर और ट्वाइस इन अ ईयर परफॉर्मेंस, बट इट इज अ परफॉर्मेंस। विद मोदी इट्स अ परफॉर्मेंस। फैक्ट्स आर देयर, ऐसा नहीं है कि फैक्ट्स नहीं है इन्फ्लेशन को लेके जो उन्होंने, बट दे आर हाफ फैक्ट्स समटाइम्स। अगर आप ग्रोथ रेट देखें, यू कैन कंपेयर 2004 टू 14, कांग्रेस के जमाने में जो ग्रोथ रेट थी, कंपेयर टू 2014 टू 21, दैट वाज हायर। बट मोदी जी विल नॉट शो दैट, ही विल टेल यू 2009 टू 14, जब कांग्रेस के जमाने में ग्रोथ रेट कम हुई। तो वो देखिए, कोई भी डिबेटर ये करेगा, वो देखेगा कि मेरे डिबेट में कौन से वो आंकड़े ले सकता हूं जिससे मेरा पक्ष और मजबूत हो जाए। यू कांट ब्लेम हिम, बट दे आर हाफ फैक्ट्स और हाफ ट्रूथ्स, and they get away because we are in a post-truth society, जहां उनकी फैक्ट चेकिंग उस तरह से नहीं होती जितनी होनी चाहिए। एक चीज और मुझको जानी थी सर, एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, वो वाले पॉल साइंस के छात्र का सवाल है ये, मतलब मैं उसी हैसियत में पूछ रहा हूँ आपसे कि पार्लियामेंट के अंदर आम आदमी के सुनने में हिसाब से क्या जाता है कि ये बजट सेशन चल रहा है। बजट सेशन में ज्यादातर लोग ये उम्मीद करते हैं कि देश के लेन देन, आय,
उस गणित पर बात हो रही होगी और उसी गणित पर बहस भी हो रही होगी। क्या ये शुरुआत से, क्या ये पहले भी परंपरा रही है कि बजट सेशन में बजट से इतर तमाम चीजें डिस्कस हो रही हैं और वो ना सिर्फ पॉलिसी से जुड़ी हुई है बल्कि वो डीपली पॉलिटिकल भी हैं अपने नेचर में? और मैं इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के नेताओं के स्पीचेस को गिन रहा हूं। बिल्कुल, देखिए आपको दोनों चीजों को अलग लेना है। बजट पर अलग बहस होती है। आपने देखा होगा कि जो बहस पहले होती थी वो ज्यादा जोरदार हुआ करती थी। अब एक बजट पास हुआ था 2 साल पहले जहां बहस भी नहीं हुई क्योंकि अजॉर्नमेंट हुए। ये तो हिस्ट्री, इतिहास एक तरह से बन गया। लेकिन ट्रेडिशनली बजट पर सेपरेट बहस होती है, प्रेसिडेंट्स एड्रेस पर अलग बहस होती है। प्रेसिडेंट्स एड्रेस एक मौका होता है आपको, जैसे स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस जो यूनाइटेड स्टेट्स में होता है, जहां आप हर चीज पर बोल सकते हैं। अब आप मोदी जी का भाषण देखिए, उन्होंने उन विषयों को नहीं उठाया जहां सरकार उनकी डिफेंसिव पर जा सकती है। जैसे अगर कल धर्म संसद की बात कुछ विपक्ष के एमपीज ने उठाया, या महुआ मोइत्रा ने जिस तरह से कहा कि सांप्रदायिकता बड़ी है, उन मुद्दों को प्रधानमंत्री ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। प्रधानमंत्री के लिए एक मौका होता है, या दोनों पक्षों के लिए, कि हम बड़ी तस्वीर जो देश की है आप लोगों के सामने ला सकते हैं। जब बजट पर बहस होती है तब आप आंकड़ों पर डिबेट करते हैं। लेकिन वहां भी मैंने देखा पहले इस पर ज्यादा विस्तार से डिबेट हुआ करता था, और ये भी हुआ करता था क्योंकि विपक्ष और सरकार के बीच में गणित नंबर्स में इतना डिफरेंस नहीं था, तो विपक्ष को भी उतना समय मिलता था जितने सरकार को मिलता है। अब क्या हुआ है कि ज्यादातर, क्योंकि सरकार को के ज्यादा स्पीकर्स होते हैं, तो वो उस तरह का डिबेट होता नहीं है जो पहले हुआ करता था। पर यह कहना कि प्रेसिडेंट्स एड्रेस में पहली बार क्या इन मुद्दों पर बात हुई है, नो, आई थिंक मुझे जहां तक मेरी जानकारी है, प्रेसिडेंट्स एड्रेस इज ऑलवेज अ अपॉर्चुनिटी कि आप कई मुद्दों, फिर चीन का मुद्दा हो, फिर वो इन्फ्लेशन का मुद्दा हो, फिर वो रोजगार का मुद्दा हो, इन सब पर आप विस्तार से बात कर सकते हैं। मुझे दुख है निखिल कि ये बहुत कम होता है। द बेस्ट थिंग इन द लास्ट 10 days कि बगैर किसी बड़े अजर्नमेंट के बाद कम से कम इस पहले 10 दिन के सेशन में पार्लियामेंट चली तो है। ऐसा तो नहीं हुआ जैसे 2 साल पहले हुआ, जहां बजट जैसे बड़ी चीज पर बहस के बिना बजट पास हुआ, या फार्म लॉज के किसानों के जो लॉज हुए थे उसे वॉइस वोट के जरिए आपने पास किया। उस तरह की बहस नहीं हो पाई जितनी, या स्टैंडिंग कमेटी को नहीं भेजा। तो कम से कम इस सेशन में सबसे अच्छी बात है, दोनों पक्षों को मौका तो मिला अपनी बात रखने का। एक अंतिम प्रश्न, फिर उसके बाद हम उस कंटेस्टेड पास्ट वाले हिस्से की तरफ जाएंगे। सर, मैं ये समझना चाहता हूं कि जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो स्पीच था उसको एज अ परफॉर्मर तो आपने इवैल्यूएट किया, और वो एक मतलब अगर आप परफॉर्मेंस बेसिस पे जा रहे हैं तो वो 10 on 10 ही है। जो लोग सुनना चाहते हैं, जो पसंद करते हैं, उनके लिए वो एक टेलर मेड प्रोडक्ट है। जो विपक्ष ने जिस तरह से अपनी बातें रखी एक मिनट, मुझे लगता है 10 on 10, जैसे आपने कहा, अगर मैं मोदी जी का समर्थक हूं तो मैं 10 on 10 देता हूं, अगर मैं मोदी जी का आलोचक हूं तो मैं 2 on 10 देता हूं। यही तो मुसीबत हो गई है। कोई इसे, मोदी जी को कोई रैशनली उनकी स्पीच एनालाइज नहीं करता है, वो इस परिभाषा में करता है कि मैं मोदी जी का समर्थक हूं या आलोचक हूं। बट प्लीज गो ऑन, सॉरी। हाँ, मैंने 10 on 10 उसी उसमें कहा था कि जहां वो स्पीच को कंज्यूम होना है उस हिसाब से बिल्कुल वो एक बढ़िया प्रोडक्ट है अपने ऑडियंस को। वो स्पीच, मनमोहन देसाई जिस तरह से पिक्चर अपने ऑडियंस के लिए बनाते थे, नरेंद्र मोदी उसी तरह से अपने भाषण अपने ऑडियंस को जानकर बनाते हैं। जो मोशन ऑफ थैंक्स पे जो बाकी स्पीचेस हुई हैं विपक्ष के, चाहे सुप्रिया सुले उसमें ले लें या बाकी और नेता हैं विपक्ष के, बहुत लंबी लिस्ट है, उनमें से किन को आप जिक्र लायक मानेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप, मैंने कोई ऐसे, देखिए आउटस्टैंडिंग स्पीचेस बहुत कम हुए। ऐसा नहीं है कि कोई स्पीच को देखकर आपने कहा, सुप्रिया सुले जी ने जिस तरह से घरानेशाही, जो डिनेस्टी पॉलिटिक्स को लेकर तेजस्वी सूर्या को जवाब दिया, वो वायरल हो गया है। शशि थरूर ने कई बजट को लेकर, मोशन ऑफ थैंक्स छोड़िए, लेकिन बजट को लेकर उन्होंने जो स्पीच थी, काफी गंभीरता से उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए, जो अनफॉर्चुनेटली वो लोगों के सामने, लोग उस बजट स्पीच और बजट डिबेट को उस लेवल तक नहीं देखते जिस तरह से मोशन ऑफ थैंक्स, क्योंकि उसमें राहुल गांधी और प्रधानमंत्री दोनों बोल रहे थे। अब राहुल गांधी की स्पीच जो है, उस पर मुझे लगता है, मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था, ज्यादा फैक्ट चेकिंग होनी चाहिए थी। मैं कहूंगा कि कोई, मुझे ऐसा कोई स्पीच मेरे सामने नजर नहीं आई
जिसे मैं कहूंगा 10 on 10, जिसे मैं कहूंगा इस व्यक्ति ने बहुत मेहनत करके अपनी स्पीच की है। महुआ मोइत्रा की स्पीच क्यों स्टैंड आउट होती है? क्योंकि इंग्लिश में उनकी इंग्लिश बड़ी अच्छी है। तो हमारे यहाँ जो इंग्लिश में जो ऑडियंस है, जो एंटी मोदी ऑडियंस है, वो महुआ मोइत्रा को अब एक लिबरल हीरोइन की तरह देखती है। तो उनके स्पीचेस, उन्होंने एक दो अच्छे पॉइंट्स किए, लेकिन वो पुराने स्पीचेस जो अगर आप देखेंगे निखिल, जॉर्ज फर्नांडिस, और उसके पहले जाइए मधुलिमय, नाथ पाई, पीलू मोदी, लगातार सरकार को कटघरे में रखते थे, और जो सरकार का फिर रिस्पांस भी आता था, उस लेवल की जो पढ़ाई होनी चाहिए पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में, वो नहीं दिखाई देती। आई वुड से शशि थरूर इज एन एक्सेप्शन, क्योंकि उनकी स्पीच केवल एलिक्यूशन नहीं होती, वो फैक्ट्स, डेटा, रिसर्च उनकी होती है, और उसके साथ वो आते हैं। बहुत कम ऐसे नेता है। सो आई वुड से very few. Shashi Tharoor on the budget speech was pretty good, but beyond that ऐसा कोई नेता नहीं है जिसको लेके महुआ मोइत्रा गुड और एलिक्यूशन। सुप्रिया सुले made 1 or 2 good points. हाँ, ये अपने जो मनोज झा है, उन्होंने और जवाहर सरकार, इन दोनों ने राज्यसभा में बड़े अच्छे स्पीचेस किए। मनोज झा was full of fire, उनकी हिंदी बहुत अच्छी है, but he was full of fire। और जवाहर सरकार जो पुराने IAS ऑफिसर हुआ करते थे, वो तृणमूल में अब है, हाँ, उन्होंने अपनी पहली डेब्यू स्पीच की, पर उस पर काफी जोर था। देखिए, जब आप विपक्ष में होते हैं ना, आसान होता है। सरकार में आपको नरेंद्र मोदी जी का नाम बार बार लेना पड़ता है। मुझे जिसने ओपन की डिबेट, वो मुझे लगता है बीजेपी के सांसद हैं, द्विवेदी जी मुझे लगता है उनका नाम है, और उन्होंने लंबी स्पीच की जिसमें बार बार मोदी जी, योगी जी और उत्तर प्रदेश का नाम लिया। ऐसा लगा कि वो उत्तर प्रदेश की चुनावी स्पीच थी। तो देखिए, the quality of speeches has gone down. किसी भी लेवल पर आप देखिए, it has gone down. आप फैक्ट चेक की बात कह रहे थे कि जब राहुल गांधी अपनी बात कहते हैं, पिछले हफ्ते जिसके बारे में आप नेता नगरी में दर्ज करा चुके हैं कि उसका एक फैक्ट चेक होना चाहिए था, और अब प्राइम मिनिस्टर ने भी अपनी बात रख दी है। उसके बाद भी जो उनके आलोचक हैं, उन्होंने पुरजोर तरीके से कहा कि इस स्पीच का फैक्ट चेक होना चाहिए भाई, इसमें क्या सही है क्या नहीं। क्या पार्लियामेंट में इसी तरह के पोलराइज स्पीचेस ही होते रहे हैं? क्योंकि जो मेरी जनरेशन ने सुना है, कम से कम हमने तो ऐसी स्पीच सुना है जिसको लिटरली आप इस डायरेक्शन से देखेंगे तो तभी समझ में आएगा, इधर से देखेंगे तो वो बिल्कुल दूसरी तरह की चीज समझ में आती है। उसका कंटेंट ही चेंज हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू सिट। क्या इसी तरह की चीजें होती रही हैं मतलब जो पोस्ट ट्रुथ के जमाने के स्पीचेस होते रहे, या कभी कोई कंटेंट रहा भी है जिसे इधर और उधर दोनों तरफ के बैठ के लोग एंजॉय कर सकें? देखिए, मुझे लगता है, और मैं इस वजह से नहीं कर रहा हूं, पर मैं मेरी वाइफ सागरिका घोष की वाजपेयी की किताब पढ़ रहा था। वाजपेयी जी के सबसे फ्रेंड्स कौन थे पार्लियामेंट में उस जमाने में? लेफ्ट के लीडर्स थे, क्योंकि लेफ्ट और बीजेपी दोनों विपक्ष में थे। दोनों एक दूसरे से एक सलाह मशवरा नहीं करते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को सपोर्ट एक तरह से करते थे। अब उस तरह के वक्ता, हिरेन मुखर्जी हो या वाजपेयी जी हो, उन्होंने मेहनत, क्योंकि तब क्या था, और ये सबसे बड़ा पॉइंट है, कि तब आपके पार्लियामेंट परफॉर्मेंस पर आपको एक तरह से जज किया जाता था। अगर आप अच्छे वक्ता निकले, अच्छे पॉइंट्स रखे, तो आपको एक तरह से एक नेशनल स्टेचर मिलता था। फेमस जो है कि जवाहरलाल नेहरू ने जब वाजपेयी जी को पहली बार सुना पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा कि ही इज अ फ्यूचर लीडर। मैंने देखा जयपाल रेड्डी जी या सोमनाथ चैटर्जी हो, ये सब जो वक्ता थे, बड़े सीरियसली अपना पार्लियामेंट्री वर्क लेते थे, क्योंकि उनको लगता था हम मास लीडर तो नहीं है, लेकिन अगर हम पार्लियामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो हमारी एक इमेज बन जाएगी। नाथ पाई हो, मधुलिमय हो, these were all leaders of a generation जहां पार्लियामेंट मैटर्ड। मीनू मसानी, पार्लियामेंट में जिस तरह से आप परफॉर्मेंस करते थे, उसका लोगों पे असर होता था। उससे लोग, आप पूरा पेज हुआ करता था अखबारों में जहां पार्लियामेंट स्पीचेस पर चर्चा होती थी। अब वो नहीं होता है, अब एक छोटे कॉलम में आ जाता है। तो उसका मुझे लगता है कहीं ना कहीं निखिल असर हो जाता है, बिकॉज नाउ आप पार्लियामेंट में जितना भी परफॉर्म करो, उसका आपके इलेक्टेबिलिटी से कोई ये नहीं है। आप चुनाव जीतेंगे हारेंगे पार्लियामेंट परफॉर्मेंस पर नहीं, कि बल्कि आपकी उस एरिया में क्या पकड़ है, उसमें किस तरह के आप मास लीडर है, कास्ट पॉलिटिक्स, कम्युनिटी के इक्वेशंस कैसे चलते हैं। ये एक बड़ा फर्क आ गया। महुआ मोइत्रा फॉर एग्जांपल इज अ फाइन स्पीकर, बट अगर उसको चुनाव जीतना है, शी इज डिपेंडेंट ऑन ममता बनर्जी। ममता बनर्जी इज द
leader. Mamata Banerjee during her parliament tenure was not an outstanding speaker. Abhishek Banerjee, वो बहुत कम आते हैं पार्लियामेंट. Look at the top leaders, how often they come to parliament. इस पर भी फैक्ट चेक होना चाहिए. Whether it is Rahul Gandhi, whether it is Narendra Modi ji, whether it is the leaders of other party, बहुत कम है जो पार्लियामेंट को सीरियसली लेते हैं. Again, I will say likes of Shashi Tharoor are an exception, or even Nishikant Dubey. You may disagree with some of his points if you are in the opposition, but at least he takes parliament seriously as a backbencher. But उस तरह के लोग जो बैकबेंचर जिसे कहा जाता था, अपनी बात रखने की उनमें क्षमता थी, वो कम हो गए हैं. इसलिए मुझे लगता है बिकॉज दे नो कि मैं पार्लियामेंट में कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस करूं, अंत में जब चुनाव जीतना है ना, मुझे अलग क्वालिटीज लगेंगे चुनाव जीतने के लिए, जो मुझे लगता है 40-50 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी. आप अच्छा वक्ता बनते थे, लोग आपकी सराहना करते थे, एंड यू बिकेम अ नेशनल फिगर. वाजपेयी जी इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दैट. चलिए, ऑन दैट नोट अब हम शिफ्ट हो रहे हैं कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू के कंटेस्टेड पास्ट पर, जिस पर पार्लियामेंट में खूब बहस हुई है. एक रिमार्क राजीव सर हम आपसे चाहते हैं, उसके बाद फिर हम पैनल में दूसरे गेस्ट की तरफ जाएंगे. ये सवाल है प्रधानमंत्री मोदी के समर्थकों का भी और आलोचकों का भी. जो समर्थक है वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का अपना ही जो बॉडी ऑफ वर्क है वो काफी विस्तृत है, वो बहुत सारी बातें कर सकते हैं, वो इतने लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर अब 7 साल से हैं. और उनके आलोचक इसी सवाल को घुमा के पूछते हैं कि जब आपने इतना सारा काम किया है तो फिर आपको इतना याद क्यों आती है वो पार्टी जिसके एमपी ही आप देख लीजिए 50-53 कुछ बचे हुए हैं अभी. क्यों याद आती है प्राइम मिनिस्टर को इतनी कांग्रेस की और जवाहरलाल नेहरू की? आपको क्या लगता है? दो बातें. जो पहली बात मैंने कही कि फॉर मोदी जी एंड बीजेपी कांग्रेस इज द परफेक्ट एनिमी. जो दुश्मन मैं चाहता हूं, अब क्रिकेट में कहते हैं ना मैचअप, परफेक्ट मैचअप. कौन है वो बॉलर जिसके खिलाफ मैं बैटिंग करना चाहता हूं? मोदी जी को लगता है कांग्रेस एक बार मैदान में आ जाए, मैं पूरा नैरेटिव बदलता हूं, कामदार वर्सेस नामदार. कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि जनता के हिसाब से आज कांग्रेस जो है पार्टी परिवार है. जब मोदी जी लगातार उस पर अटैक करते हैं, बोथ पार्लियामेंट में और अपने इंटरव्यू में भी, पार्टी परिवार बन गई है. समाजवादी पार्टी को इस तरह से अटैक करते हैं, जो क्षेत्रीय पार्टी को, लेकिन खासकर की कांग्रेस को. इस अटैक को लेकर ये अटैक शुरू कहां होता है? नेहरू से शुरू होता है. एंड बिकॉज नेहरू इज द फाउंटेन हेड ऑफ दिस डिनेस्टी. एक तरह से अगर आप नेहरू को कमजोर दिखाए या नेहरू का इस्तेमाल करके कांग्रेस के आर्ग्यूमेंट्स को कमजोर बनाए, तो वो आर्ग्यूमेंट ज्यादा उसका एक रेलेवेंस आता है. लुक, दिस गवर्नमेंट वांट्स टू डिस्ट्रॉय द नेहरू गांधी लेगेसी. मैंने, किसी ने मुझे आज कहा है, उन्होंने 75 साल का हो रहा है अमृत महोत्सव, तो उनको कहा गया आप अपना आइडिया पिच करिए. तो वो बड़े प्रोफेशनल थे, उन्होंने पिछले 75 साल में जो भी हुआ देश में वो पिच किया. उनको कहा गया ये नेहरू गांधी का रेफरेंस आप हटा दीजिए. अब देखिए 17 साल के प्रधानमंत्री थे पहले देश के जवाहरलाल नेहरू. इंदिरा गांधी वाज फॉर अनदर 17 इयर्स विद अ 3-year गैप इन द मिडिल. अगर आप 75 साल में आधा उनका जो 17 साल का योगदान निकालेंगे तो क्या होगा? सो देयर इज आल्सो एन अटेम्प्ट टू इन अ वे डिस्ट्रॉय द नेहरू लेगेसी और उसको कमजोर किस तरह से किया जाए. तो वो एक भाग है. दैट इज, इसलिए आप अतीत में जाते हैं ताकि वो जो विरासत है उसको किस तरह से कमजोर किया गया, उस पर सवाल उठाए जाए. नेहरू के सोशलिज्म पर, नेहरू के सेक्युलरिज्म पर, नेहरू के नॉन अलाइनमेंट पर, इन पर आप लगातार सवाल उठाते हैं ताकि आज का जनरेशन समझे कि जवाहरलाल नेहरू ने किया कुछ नहीं, उनके सैक्रिफाइसेस पर. यानी आप नेहरू को एक डिस्टॉर्टेड इमेज में लोगों के सामने रखना चाहते हैं. ये एक ऑब्सेशन है, न केवल प्रधानमंत्री में, पर मुझे लगता है आरएसएस में इन जनरल, बिकॉज नेहरू वाज अ फर्म अपोनेंट ऑफ द आरएसएस इन द पॉलिटिक्स इट रिप्रेजेंटेड. तो नेहरू को आप डिसमेंटल करना चाहते हैं पूरी तरह से, एक तरह से इरेज करना चाहते हैं. दूसरी तरफ, और ये है कि आज के कंटेम्पररी पॉलिटिक्स में कांग्रेस, इवन दो इट अपीयर्स द बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी, ये कमजोर पार्टी बन गई है. ऑर्गेनाइजेशनली कमजोर, लीडरशिप उनकी कमजोर नजर आती है. तो बाय अटैकिंग द कांग्रेस यू आर प्रिवेंटिंग अदर्स फ्रॉम ऑक्यूपाइंग द ऑपोजिशन स्पेस. बाकी कौन आ सकता है? इसीलिए तो आप अपने स्पीच में देखिए, प्रधानमंत्री ने शरद पवार की तो प्रशंसा की कि पवार बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है. तो वो जानते हैं कौन मेरा वो अपोनेंट है जो कमजोर है, उसको टारगेट करके उसका किस तरह से बेनिफिट लिया जाए. सो इट इज अ 2-pronged स्ट्रेटेजी, डिस्ट्रॉय नेहरूज लेगेसी एंड आज की तारीख में
मेरा जो कमजोर अपोनेंट है उसको एक्सपोज जितना भी कर सको। देखिए आखिरी में बीजेपी हैज कंसिस्टेंटली डन वन थिंग, द पप्पूफिकेशन ऑफ राहुल गांधी, जिसमें सोशल मीडिया का उन्होंने पूरी तरह से इस्तेमाल किया है। अब मोदी जी की स्पीच कभी फैक्ट चेक इतनी नहीं होती जितनी हर चीज छोटी राहुल गांधी की लेकर आप उसे फैक्ट चेक करते हैं। फैक्ट चेक सबके होने चाहिए, और उन्होंने एक इमेज अब राहुल गांधी की बना दी है जिसमें राहुल गांधी का कुछ हद तक भी योगदान है कि ही इज नॉट अ सीरियस पॉलिटिशियन एंड देयरफॉर इफ ही इज नॉट अ सीरियस पॉलिटिशियन, मैं उन पर फोकस करके मेरी इमेज और बढ़ जाती है और वो दूसरा जो मेरा प्रतिद्वंदी है वो और कमजोर हो जाता है। सो आई हिट एट द सॉफ्ट टारगेट इन द ऑपोजिशन व्हिच अकॉर्डिंग टू द प्राइम मिनिस्टर एट द मोमेंट अपीयर्स टू बी राहुल गांधी। ठीक है, शुक्रिया राजीव सर अपना वक्त देने के लिए। आप को एक प्रोग्राम के लिए निकलना भी था और आपने उसके बीच में हमसे वक्त, हमारे लिए वक्त निकाल दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया। अब हम अपने पैनल में जो दो और मेहमान हैं उनकी तरफ चलना चाहते हैं, उनका तारुफ एक बार फिर आपसे करा देते हैं। हमारे साथ पहले मेहमान हैं आदित्य मुखर्जी। आप इतिहासकार हैं, जेएनयू में लंबे समय तक पढ़ा चुके हैं, डीन भी रहे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। और हमारे साथ पुष्कर मिश्र जी भी हैं, आप कन्वीनर हैं पॉलिसी रिसर्च डिपार्टमेंट भाजपा उत्तर प्रदेश के। आप भी जेएनयू से सोशियोलॉजी में शोध कर चुके हैं, पीएचडी आपके पास भी है। तो डॉक्टर मिश्र कहें सर, हम आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत आभार, आपने बुलाया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपने वक्त दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। अब धन्यवाद ज्ञापन के बाद अब मुद्दे पर चलते हैं। हमारे दोनों मेहमानों ने दोनों सदनों में प्रधानमंत्री मोदी की बात सुनी है, वहां पे तमाम दूसरे वक्ताओं ने भी जो अपनी बातें रखी हैं, उसमें चाहे राहुल गांधी हो चाहे विपक्ष की दूसरी पार्टियों के नेता हो, और फिर आखिर में सबसे ज्यादा जो सुना गया और चर्चा में रहा भाषण है प्रधानमंत्री मोदी का, दोनों सदनों में वो भी सुना है। और इन्हीं सारे स्पीचेस के कॉन्टेक्स्ट में हम अब ये समझना चाहते हैं कि एक भारत के इतिहास का एक बड़ा हिस्सा है जिसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का शासन रहा, उनके बेटी इंदिरा गांधी उनका शासन रहा, इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी उनका शासन भी रहा, और वो एक लेगेसी चली आ रही है जो अब एक कंटेस्टेड पास्ट बन गया है। 2022 की फरवरी में अगर हम बात करें तो भारत का, उसमें दो धड़े हो गए हैं। एक धड़ा ये कहता है कि इससे बेहतर काल ही नहीं हुआ, ये स्वर्णिम काल था भारत के इतिहास में, और दूसरा धड़ा है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होते हैं, जिनकी अपनी आपत्तियां हैं कि इस लेगेसी को लेकर के, और वो अपनी बात रखते रहे हैं नियमित रूप से, अब उन्होंने पार्लियामेंट में भी रखा है। हम पहले चाहते हैं कि हमारे दोनों मेहमान ओपनिंग रिमार्क्स रखें कांग्रेस की और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की लेगेसी के ऊपर, और फिर उसके बाद हमारे पास कुछ पॉइंटेड सवाल हैं जिनके जवाब आप दोनों देते रहिएगा। आदित्य सर पहले आप। मैं शुरू इससे करना चाहूंगा कि क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले महात्मा गांधी का ही नाम लिया, और उन्होंने कहा कि गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस विलुप्त हो जाए, मतलब खत्म हो जाए या बंद कर दी जाए। तो दो बातें कहना चाहूंगा कि अगर प्रधानमंत्री जी ने महात्मा गांधी का पूरा स्पीच सुन लिया होता या पढ़ लिया होता, तो उसी स्पीच में गांधी जी क्यों कहते हैं, वो कहते हैं कि अब कांग्रेस जो एक मूवमेंट थी वो अब गवर्नमेंट में आ गई है, तो मूवमेंट का काम कौन करेगा। तो कांग्रेस में ही वो कहते थे कि आप एक लोक सेवा दल बनाओ, जो भी बनाओ, मतलब जो मूवमेंट का काम है वो भी जारी रहना चाहिए, जो कि और प्रगति करने के लिए और इक्वालिटी के लिए, और भी हजारों प्रॉब्लम्स भारत की, सिर्फ आजादी की तो एक प्रॉब्लम नहीं थी ना, बाकी सारे अनटचेबिलिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, गांधी जी के ये सारे बड़े जरूरी एजेंडा थे, इनको पूरा करने के लिए मूवमेंट की जरूरत है। पर उन्होंने उसी स्पीच में कहा था, इफ द कांग्रेस डाइज द नेशन डाइज। महात्मा गांधी को कोट कर लिया, तो उसी स्पीच का दूसरा हिस्सा भी बता दूं, उसमें एक साफ कहता है कि इफ द कांग्रेस डाइज द नेशन डाइज। दूसरी बात, नेहरू जी की बात आती है। नेहरू जी जो कुछ भी भारत में खामियां हैं वो नेहरू जी के लिए ही है, हमको पता लगता है। अगर नेहरू नहीं होते तो सब कुछ ही बहुत बढ़िया होता, हम अमेरिका से भी आगे बढ़ जाते। 5 ट्रिलियन तो बनने वाले हैं, शायद 10 ट्रिलियन बन जाते इकोनॉमी। परंतु गांधी जी क्या कहते थे, गांधी जी ने 1942 में, आजादी के 5 साल पहले कहा, क्योंकि आजकल ये कहा जाता है ना कि पटेल होते तो सब कुछ हो जाता, गांधी जी ने कहा दैट पीपल ट्राई टू ब्रिंग डिफरेंसेस बिटवीन नेहरू एंड मी, हमारे मतभेद बताते रहते हैं, पर उन्होंने कहा हमारा जो संबंध है वो ऐसा है जो कि जैसे कि आप पानी में अगर लाठी मारते रहो तो पानी बंट नहीं जाता,
वैसे ही आप डंडा मार मार के हमको नहीं बांट सकते। गांधी जी इडियोमैटिक तरीके से बोलते थे, तो उन्होंने ये इडियम दिया कि जैसे पानी को अब लाठी मार मार के नहीं बांट सकते, हमें नहीं बांट सकते। फिर उन्होंने उसी स्पीच में, एआईसी का स्पीच है 1942 का, उन्होंने कहा दैट इट इज नॉट सरदार, नॉट राजाजी, बट नेहरू विल बी माई सक्सेसर, व्हेन आई एम गॉन ही विल स्पीक इन माई वॉइस। तो ये कॉन्फिडेंस गांधी जी को क्यों था? मेरे हिसाब से ये इसलिए था कि जो भी भारत की परिकल्पना थी, जिसको आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन ने 100 साल में जो परिकल्पना बनाई कि जो आजाद देश बनेगा वो क्या बनेगा, उसको, उसके हर पहलू को अगर कोई रिप्रेजेंट करता था तो जवाहरलाल नेहरू करते थे। उसके बेसिकली 5 पहलू हैं। पहला कि भारत जो होगा वो स्वतंत्रता होगा, आजाद होगा, सेल्फ रिलायंट होगा। दूसरा, वो डेमोक्रेटिक होगा, और डेमोक्रेसी का मतलब ही सेक्युलर है। आप ये नहीं कह सकते हम डेमोक्रेसी यहाँ पर जी जो हिंदू हैं उनको जरा थोड़ी ज्यादा डेमोक्रेसी और मुस्लिम को थोड़ी कम डेमोक्रेसी होगी, ये तो नहीं ना हो सकता। डेमोक्रेसी मीन्स सेक्युलर, एवरी सिटीजन विल हैव द सेम राइट्स। तीसरा पहलू था प्रो पुअर ओरिएंटेशन, गरीब नवाजी। और चौथा था दैट जो फ्यूचर भारत होगा वो प्रगतिशील होगा, प्रोग्रेसिव होगा, साइंटिफिक होगा, ना कि अंधविश्वास और पुराने सब सोच समझ के उसमें फंसा, दलदल में फंसा रहेगा। ठीक है, इन सारे चीजों में नेहरू जी नंबर 1 पे थे। सेक्युलरिज्म में कोई डाउट ही नहीं है। सॉवरेंटी, अगर आप सेल्फ रिलायंस की भारत की बात करते हैं, उसकी नींव नेहरू ने बनाई। अब ये कहना कि नेहरू नहीं होते तो ये हो जाता, अगर नेहरू नहीं होते तो नहीं होता। अगर आप 1950 में 1990s का स्ट्रेटेजी डाल देते इकोनॉमिक रिफॉर्म का, तो भारत एक बनाना रिपब्लिक बन गया होता। डॉक्टर मिश्रा मानेंगे हमारी बात कि बनाना रिपब्लिक मतलब जो कि किसी बड़े पावर का एक बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, जैसे साउथ अमेरिका में हमने देखा। हाँ, तो वो बिल्कुल, वो कहते हैं ये बिल्कुल। तो नेहरू की जो स्ट्रैटेजी थी उस वक्त, उसने सेल्फ रिलायंस की नींव डाली, सेक्युलरिज्म की। आप ये सोचिए कि जो 1946 से 48 तक जो दंगे फसाद, लाखों लोगों की मृत्यु और भारत के राष्ट्रपिता की हत्या, इस माहौल में, जबकि हिंदू और मुस्लिम और ये जो कम्युनल टेम्परेचर था बिल्कुल टॉप में था, उस माहौल में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पूरा होने, उसके प्रोसीडिंग्स करवाना, फिर उसके आखिर में कॉन्स्टिट्यूशन बनवाना, और एक इलेक्शन करना 3 साल के अंदर जो कि पीसफुल हो, और जिसमें भारत के जो मेजॉरिटी 94% पीपल वोटेड फॉर अ सेक्युलर इंडिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि उधर मुस्लिम पाकिस्तान बन गया तो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र वालों को सिर्फ 6 सीट मिले थे उसमें, 10 सीट मिले थे और 6% वोट मिले थे। 94% पीपल वोटेड फॉर सेक्युलर इंडिया। तो वो भी सेक्युलरिज्म भी नेहरू जी का एक वो बहुत है। साइंटिफिक टेम्पर के बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है, वो तो उनका एक बेसिक मुद्दा था। और ये सारा जो एंटी पॉवर्टी, उस वक्त जो हमारे पास फैसिलिटीज क्या थे, हमारी इनकम क्या थी देश की कि आप गरीबी हटाएंगे, उसमें भी प्राइमरीली थ्रू लैंड रिफॉर्म जो एक मेजर एक शिफ्ट हुआ। जो भी आप इकोनॉमिक्स की स्टडी देख लीजिए कि गिवन दोस कंडीशंस, जो पॉवर्टी रिडक्शन और इनइक्वालिटी जो उस वक्त थी और इस वक्त थी, उसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो अब कम से कम 1000 गुना ज्यादा है तब से। तो इन सारी चीजों के नेहरू जी का मतलब ये नहीं था कि जो नेहरू जी ने उस वक्त किया वही सारे टाइम चलते रहे। जब दुनिया का सारा सिस्टम बदल गया, जो सारा नेचर ऑफ वर्ल्ड कैपिटलिज्म बदल गया, इकोनॉमिक रिफॉर्म सारे करने लगे, चाइना भी करने लगी, फॉरेन कैपिटल सब वेलकम करने लगे, क्योंकि कुछ चीजें बदल चुकी थी तब तक। तो जरूर बदलना चाहिए था हमको। नेहरू जी और गांधी जी के जो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, उसके ऊपर बिल्ड करना चाहिए, ना कि उस प्लेटफॉर्म को ही तोड़ देना चाहिए। और ये काम हो रहा है कि हम उसी को गाली दे रहे हैं, उसी को लतेड़ रहे हैं जिसके ऊपर हम तैयार हुए हैं आज। नेहरू की लेगेसी को लेकर के आप क्या सोचते हैं? उस पर आपने अपने एक बात आप रख चुके हैं।
आज नेहरू को गए हुए भी 50 साल से ऊपर हो गया है। ये इतनी हीटेड और इतनी पोलराइज्ड डिबेट नेहरू को लेके अब क्यों होती है? इसकी क्या वजहें पाते हैं आप? मतलब उस चीज को लेकर के हम इतना पोलराइज्ड डिसएग्रीमेंट क्यों है? मतलब मैं उस एकेडमिक बहस को बिल्कुल समझ सकता हूं कि एक व्यक्ति सही या गलत लग सकता है और उसके लिए हर पक्ष अपने अपने तर्क भी दे सकता है। आप नेहरू को युग पुरुष बता सकते हैं, आप तभी भी सही होंगे, और आप नेहरू को एक बहुत खराब शासक भी कह सकते हैं और आप उसके लिए भी अपने तर्क दे सकते हैं, वो बिल्कुल वैलिड बात होगी। लेकिन ये अभी अप फॉर डिबेट क्यों है? सबसे बड़ा कारण तो यह देखिए, क्योंकि जो फोर्सेस अब सत्ता में हैं, वो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की जो सोच थी उससे बिल्कुल अलग है। इसीलिए तो पहले तो सिर्फ नेहरू नहीं, पहले तो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को ही वो अटैक करते हैं। उनके हिसाब से तो गांधी पटेल से लड़ रहे थे, पटेल नेहरू से लड़ रहे थे, भगत सिंह गांधी से लड़ रहे थे, सुभाष बोस नेहरू से लड़ रहे थे, सब आपस में लड़ाई कर रहे थे। अंग्रेजों से नहीं लड़ रहे थे, अंग्रेजों से ये लड़ रहे थे जो कि एक्चुअली इनसे माफिया मांगते थे और वजीफे लेते थे, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे नेशनलिज्म का पे एक अटैक है, पर उसके अंदर नेहरू पे खास इसलिए अटैक है क्योंकि जो अब सत्ता में है वो ये जो सेक्युलर कंसेप्शन हमारे देश का था, उसके बिल्कुल दूसरे तरफ हो। वो खुद ओपनली कहते हैं हिंदू राष्ट्र, वो परमिट कर रहे हैं कॉल फॉर जेनोसाइड, ये मुसलमानों को मार ही दो, है ना। तो वो कैसे नेहरू को टॉलरेट कर सकते हैं? अगर नेहरू का आइडिया, जवाहरलाल नेहरू का और गांधी जी का जो आइडिया है, अगर भारत के लोगों में रहे, जब तक वो रहेगा तब तक आप हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकते। आप सरकार बना ले सकते हो, सरकार के प्राइम मिनिस्टर से लेके हर एक मिनिस्टर हिंदू राष्ट्र कह सकता है, पर अभी तक हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं बना है ना, क्योंकि लोगों की मानसिकता अभी तक नहीं बदली है पूरी तरह से। वो कोशिश जारी है और उस कोशिश में इतिहास को तोड़ना मरोड़ना, उस कोशिश में जो लोग इनके दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग हैं उनको उनकी निंदा करना, उनको खत्म करना बहुत जरूरी है। सर, पर ये पुश बैक भी तो हो सकता है उस चीज के खिलाफ कि जिस तरह से नेहरू और उनकी लेगेसी को चित्रित किया गया है, जिस तरह से कांग्रेस के कंट्रीब्यूशन, चाहे वो फ्रीडम मूवमेंट हो, चाहे वो नेशन बिल्डिंग हो, उसके अंदर एक अतिरेक आपको दिखता है। मतलब बड़ी कोशिश रहती है उन्हें एक युग निर्माता बताने की, जो कि मतलब ऐसी एक ऐसी चीज जिस पे बहस हो सकती। इंटरप्ट करता हूँ, ये देखिए, ये भाजपा ने और ये इस दृष्टिकोण के लोगों ने दो माइथोलॉजी क्रिएट करी है। एक तो कि वो राष्ट्रीयवाद में विश्वास करते हैं, कि वो नेशनलिस्ट हैं, वो इसलिए अपने आप को हिंदू नेशनलिस्ट कहते हैं। हिंदू नेशनलिस्ट कोई वर्ड ही नहीं था, हिंदू कम्युनलिस्ट वर्ड हो सकता है। हिंदू नेशनलिस्ट तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना टर्म में। जिस नेशन में दूसरे लोग भी हैं वहां पे हिंदू नेशनलिस्ट कैसे, तो नेशन ही टूट जाता है। तो एक तो ये माइथोलॉजी। दूसरी माइथोलॉजी ये है कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ गांधी नेहरू करते रहते हैं। वो उनकी फोटो लगाते हैं, उनकी मूर्तियां बनाते हैं। अभी थोड़े दिन में किसी और प्रोग्राम में मैं गिनवा रहा था, मेरी दिल्ली में पैदाइश है। अब जहां देखो कहीं सरोजनी नायडू से कहाँ पे नारोजी नगर, दादा भाई नारोजी के नाम पे, सुभाष पार्क, सुभाष स्टेशन, सुभाष स्टैचू, सरदार पटेल मार्ग। अभी कैसी बात कर रहे हैं आप? ये आप एक बना दिया कि चारों तरफ आपको नेहरू। ये तो बिल्कुल गलत बात है, सही बात नहीं है और ना ही होना चाहिए। और ना नेहरू जी तो इसमें विश्वास भी नहीं करते थे, ना गांधी जी। तो ये एक 100 साल की स्ट्रगल है जिसमें बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया। हर एक का पार्टिसिपेशन डिफरेंट रहा है, कुछ का ज्यादा रहा है, कुछ का कम रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि गांधी जी का उसमें सर्वश्रेष्ठ रोल रहा है। उसको तो मैं जरूर कहूंगा कि और गांधी जी को आप याद करो। पर ये तो गांधी जी को मारने की बात करते हैं और उनके हत्यारे को प्रेज करने वालों को एमपी बना देते हैं, है ना। तो वो नेहरू को क्रिटिसाइज करने वाले कौन होते हैं? ठीक। और वैसे अभी दूसरा पक्ष हमसे जुड़ नहीं पाया है, इसलिए हम उनके साइड के रिएक्शंस नहीं दे पा रहे। लेकिन एक सवाल हम ही करना चाहते हैं आपसे सर कि ठीक है, अगर हम ये मान लेते हैं कि नेहरू एज अ पॉलिटिशियन और कांग्रेस एज अ पार्टी मेड अ लॉट ऑफ गुड नॉइसेस, पर वो जो डिलीवरी थी उन सारे प्रोमिसेस की, उन वादों की, वो काफी अंडरवेलमिंग थी। तो क्या उससे आप अग्री करेंगे?
ये कौन सा मैथोलॉजी है कि ये डिलीवरी हमारी अंडरवेलमिंग थी? आप इकोनॉमिक्स में, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में पढ़िए, 1960s तक सारी दुनिया मानती थी कि इन अ नॉन टोटलिटेरियन सोसाइटी इंडिया वाज कंसिडर्ड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ग्रोथ। अगर आप एग्रीकल्चर की, कहते हैं कि नेहरू जी ने एग्रीकल्चर को इग्नोर कर दीजिए, एग्रीकल्चर की बात करिए। एग्रीकल्चर में जो ग्रेटेस्ट एक्सपर्ट हैं लैंड रिफॉर्म्स और एग्रीकल्चर में, डैनियल थॉर्नर, वो क्या कहते हैं कि भारत के पहले 20 साल में एग्रेरियन चेंज जो हुआ वो पिछले 200 साल में नहीं हुआ था। 7 साल के अंदर आपने 100 साल पुरानी जमींदारी सिस्टम खत्म कर दी थी। अब कुछ कहने की कुछ हुआ ही नहीं। अब ये तो आप कहते रहो। आजादी के टाइम पे आप 95% of machinery had to be imported. Even machine tools, pliers, wrenches, सब import करनी पड़ती थी। और 1970 तक आपके 91% of capital goods, मतलब मशीनरी, हमको इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती थी। ये होती है सेल्फ रिलायंस। तो ये सिर्फ सेल्फ रिलायंस स्वदेशी स्वदेशी बोलने रहने से नहीं होता। उसका मतलब एक हिंदी ट्रांसलेशन कर दो तो वो ये नहीं है कि वो सेल्फ रिलायंट हो गया। ये तो ठोस कुछ होना चाहिए ना। तो मैं आपको ठोस गिनवा देता हूं कि आपके इंडस्ट्री में, आपके एजुकेशन सेक्टर में, आपके साइंटिफिक सेक्टर में कहां से आप शुरू हुए थे और आप कहां पहुंचे हुए हो। Several 100 times increase. India became the 3rd largest scientific and technical manpower in the world by the 1970s. 1940s में आपके 3 लाख लोग मर जाते हैं, 30 लाख लोग मर जाते हैं इसमें भुखमरी में। और by 1980s तक आपके पास 30 मिलियन टन सरप्लस फूड होता है ना। ये ऐसे ही नहीं हो जाता है। तो इसीलिए ये इस तरह की बात करना, जो जिसके कंट्रीब्यूशन से आप बड़े हुए हो, पैदा हुए हो, जिसके कंट्रीब्यूशन से हमको एक डिसेंट एजुकेशन मिली है, अब उसी को लात मारना, ये मेरे को तो मुझे तो बड़ा बुरा लगता है, नमक हरामी लगती है। अरे अपने जो आपके जो पुराने लोग हैं, जो आपके बुजुर्ग हैं, उनकी इज्जत करिए, उनसे सीखिए। अगर उनसे आगे बढ़ सकते हैं तो जरूर बढ़िए, पर उनको इस तरह से झूठ बोल के उनको बिल्कुल नकारने का मतलब तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आता है। ठीक है, डॉक्टर मिश्रा जुड़ गए हमसे फिर से। सर, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। आवाज मेरी आ रही है अब आपको? अब अच्छे से आ रही है, अब अच्छे से। नहीं, मैं तो सबसे पहले आदित्य मुखर्जी को प्रणाम करना चाहता हूँ। मैं जब स्टूडेंट था जेएनयू में, तब वो वहां प्रोफेसर थे। उनकी विद्वता पर मुझे कोई संदेह नहीं है, लेकिन मैं उनसे जो एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं एक एकेडमिक हिस्टोरिकल नैरेटिव उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन जैसा कि हमारे देश में हमेशा मतलब एकेडमिक वर्ल्ड में होता रहा है कि हमारे यहाँ एकेडमिक हिस्ट्री से ज्यादा हिस्ट्री के पॉलिटिकल नैरेटिव्स बहुत फैले हुए हैं। और एक पॉलिटिकल नैरेटिव जो नेहरूवियन पॉलिटिकल नैरेटिव कहेंगे, उसको प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी ने हम सबके सामने रखा। मैं उसे पॉलिटिकल नैरेटिव इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी एकेडमिक डिबेट या कोई भी एकेडमिक नैरेटिव बैलेंस्ड होता है। मान लीजिए किसी पर्सनैलिटी का वो विवेचन कर रहा है, तो उस विवेचन में उसके दोनों पक्ष आने चाहिए। अच्छे पक्ष भी आते हैं और उसके क्योंकि इस हिस्ट्री जो है वो स्केथिंगली ब्रूटल होती है, वो बख्शती नहीं किसी को। और जिस तरह की नेहरू भक्ति इतने महान हिस्टोरियन के द्वारा मैंने सुना, उससे मुझे बड़ा क्षोभ हुआ। फिर भी मैं अपने इन शब्दों के लिए क्षमा मांगता हूं आदित्य मुखर्जी, क्योंकि वो मेरे लिए एक तरह से गुरु समान ही है। अब आते हैं दूसरी बात नेहरू जी पे। नेहरू जी के डेमोक्रेट होने पर, उनके साइंटिफिक टेम्पर पर किसी को कोई संदेह नहीं है। उनका डेमोक्रेटिक नेचर, उनका साइंटिफिक टेम्पर का जो आह्वान था, वो हमारे देश की उस समय की आवश्यकता थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब आए हम नेहरू के व्यक्तित्व पर, उनकी थिंकिंग पर, उनकी सोच पर। तो मैं अक्सर उनको कहता था कि नेहरू एक रोमांटिसिस्ट थे, स्ट्रेटेजिस्ट नहीं थे। उनके जो आइडियाज थे, उनके जो प्रेजेंटेशंस रहे हैं,
स्ट्रेटेजिक लेवल पर पर्टिकुलरली वो बहुत ही रोमांटिसिस्ट रहे हैं। और उसका एक उदाहरण मैं सबसे पहले ये दूंगा कि अक्साई चीन पर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि नॉट इवन अ सिंगल ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज देयर, तो इस पे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संसद में कहा था कि मेरे सर पे एक भी बाल नहीं है, क्या मैं इसे काट कर फेंक दूं। दूसरी तरफ आप कश्मीर समस्या के दो जनक हैं। यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप भारत को ऑफर हुई थी। देखिए, हम चाइना जैसी सिविलाइजेशन से एक तरह से हमारी स्पर्धा है। मैं मानता हूं, मैं इंटरनेशनल पीस में मैं विश्वास रखता हूं और मेरा मानना है कि पूरा विश्व जो है वो हथियारों से मुक्त हो। जो आप कहते हैं जिसको वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, उनसे पृथ्वी खाली हो, ये मेरा मानना है और इसकी तरफ काम भी करना चाहिए। मैं भी काम कर रहा हूं, लेकिन हम एक राष्ट्र भी हैं और उस राष्ट्र के नाते से, एक राज्य स्टेट के नाते से, हमें अपनी स्ट्रेटेजिक ग्लोबल मिलिट्री पावर को भी स्टेब्लिश करना पड़ता है। ठीक है, गांधी नेहरूवियन नैरेटिव पर हम चलें तो 1947 में क्यों नहीं इंडियन आर्मी बैन कर दी गई, क्यों नहीं हटा दी गई? हमने आर्मी को रखा, हमने आर्मी से काम लिया। उसी तरह से हमें जो है अक्साई चीन का हो, चाहे कश्मीर का इश्यू रहा हो, चाहे यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर होने की बात रही हो, ये सब स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की चीजें थी जिसे नेहरू ने नकारा। उनकी उपलब्धियां मैं मानता हूं कि आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूट्स, आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट्स नेहरू ने दिया, लेकिन उनके खुद के बायोग्राफर जो अपने प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी से थोड़ा ज्यादा बैलेंस्ड थे, उनका एक क्रिटिक था, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा कि एक तरफ आईआईएम और आईआईटी की बात तो नेहरू करते हैं, लेकिन उन्होंने मास एजुकेशन को, प्राइमरी एजुकेशन को, इसको इग्नोर किया। भ्रष्टाचार के प्रति उनकी धृतराष्ट्र दृष्टि थी, आंख मूंदे हुए थे। मेनन को ले लीजिए आप। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नेहरू का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं था, और उसके इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत के प्रथम ना उनकी राष्ट्रभक्ति पर मुझे कोई संदेह है, लेकिन मुझे इस बात पर पूरा संदेह है कि स्ट्रेटेजिक लेवल पर ग्लोबल रोमांटिसिस्ट रवैये को जो उन्होंने अपनाया, एक इंटरनेशनल पीस और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी छवि को लेकर जो वो निरंतर प्रयासरत रहते थे, उसमें उन्होंने बहुत सी चीजों को इग्नोर किया। और प्रधानमंत्री जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जब वो ये कह रहे हैं कि गोवा के लिबरेशन पर जो उन्होंने आंख मूंदी और 15 साल का जो तक जो है गोवा गुलाम रहा, वहीं सत्याग्रहियों के रूप में, सत्याग्रहियों के साथ राम मनोहर लोहिया वहां पर संघर्ष कर रहे थे। ऐसे समय में आवश्यकता थी कि एक राज्य के मिलिट्री, वो सत्याग्रहियों से ये कह रहे हैं कि आप सत्याग्रह की तरह लड़ो और हम यहां से जो है कोई आर्मी नहीं भेजेंगे, तो आर्मी आपने बना क्यों रखी है, उसको डिसबैंड कर देते आप। इस प्रकार के पॉलिटिकल नैरेटिव्स को बिल्ड करने से हल नहीं होने वाला है। और एक मैं थोड़ी बड़े पैमाने पर, थोड़ा व्यापक, जिसको कहते हैं मैक्रो व्यू भी देना चाहता हूं आपको। जो हिस्ट्री के नैरेटिव्स हमारे देश में दो चल रहे हैं, उनमें से एक जिसको आप गांधीयन नेहरूवियन नैरेटिव कह सकते हैं, और दूसरा जो है दयानंद सरस्वती, पंडित मदन मोहन मालवीय और सावरकर का थोड़ा उसमें डाइवर्जन था, गोलवलकर जी हुए। ये एक अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, ये जो एक नैरेटिव है, ये दूसरा नैरेटिव था। और इन दो नैरेटिव्स के बीच में वर्ड ऑफ वॉर्स पॉलिटिशियंस के बीच में तो शोभा देता है, एकेडमिशियंस के बीच में शोभा नहीं देता है। हमको इसमें से कोई रास्ता निकालना पड़ेगा इस देश के लिए। जेएनयू जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर होने के नाते से मैं प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी से पूरी तरह से ये एक्सपेक्ट करता हूं, क्योंकि हम लोग तो जेएनयू में बड़े गर्व से इस बात को रखते रहे हैं कि व्हाट जेएनयू थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। आप राजनीतिक धरातल पर आ जाइए। नेहरू जो कांग्रेस के डिसोल्यूशन की बात है, कांग्रेस की ताकत कहां से आती है? कांग्रेस
फ्रीडम मूवमेंट का एक मंच था, जिसके नाते से मास सपोर्ट उसको मिला, और उसको वो पावर एक उसने उससे डिराइव की। एक मूवमेंट था जिसमें हर विचार के, हर धारा के, हर प्रकार के लोग उसमें शामिल हुए। लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस उसी सत्ता को, उसी मास जो है पावर को आपने पॉलिटिकल पावर के लिए ट्रांसलेट कर दिया। उसमें कांग्रेस में कोई एक धारा तो थी नहीं, कई धाराएं थी। सुभाष की भी एक धारा थी। इस देश के हिस्टोरिकल नैरेटिव में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का भी एक नैरेटिव है। तो आप एक नैरेटिव को खाली डोमिनेंट रखेंगे और दूसरे नैरेटिव्स को आप इग्नोर कर देंगे, तो ये आपका पॉलिटिकल बायस दिखलाता है, न कि एकेडमिक न्यूट्रलिटी दिखाती है। ठीक बात है। डॉक्टर मुखर्जी, हम आपके तरफ आ रहे हैं, और अब मतलब ठीक, आप बिल्कुल रिस्पॉन्ड कीजिएगा जिन चीजों को आपने नोट किया होगा। लेकिन अब मैं चाह रहा हूं कि हम पर्सनालिटी मतलब से आगे बढ़ें थोड़ा नेहरू से, क्योंकि फिर वो बात फंस जाएगी, एक व्यक्ति में ही हम रह जाएंगे। हम कांग्रेस की लेगेसी को भी डिस्कस कर रहे हैं कि वो भारत के लिए कैसी थी या कैसी नहीं थी, जिसका जिक्र बार बार प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में आया। एक चीज जो अभी वाजे है, जैसे कश्मीर और लद्दाख और अक्साई चिन और 62 की लड़ाई पे बहुत बहस हो चुकी है, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा निटिग्रिटीज में, लेकिन गोवा के लिबरेशन को लेकर के पीएम ने अपनी बात रखी। क्या आप सहमत हैं उस जिस तरह से उन्होंने वर्णन किया कि अगर सरदार पटेल के बताए तरीके से काम होता तो गोवा थोड़ा जल्दी लिबरेट हो जाता, वैसा नहीं हुआ, उसके नतीजे में गोवा को ज्यादा इंतजार करना पड़ा? और इन जनरल कांग्रेस की लेगेसी को आप कैसे देखते हैं? और जो चार्जेस डॉक्टर मिश्रा लगा रहे हैं, जिस तरह से इतिहास को आप लोगों ने देखा, परखा और सिखाया, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने अपने इनिशियल रिमार्क्स में ही कहा था कि कांग्रेस एक सिर्फ गांधी नेहरू की पार्टी नहीं थी। इसमें बहुत सारी धाराएं थी। मैंने जो डॉक्टर मिश्रा ने नेम किए, मैंने सारे नेम किए। सारी धाराएं थी। कुछ थे, कुछ उसके बाहर थे, खिलाफ थे, जो अंग्रेजों के साथ थे, जो कम्युनल पार्टीज थी, जैसे मुस्लिम लीग था, जैसे आरएसएस थी, है ना। तो वो उसको आप उसमें नेशनल मूवमेंट की धाराओं में मैं कैसे गिन सकता हूं? पर नेशनल मूवमेंट की धारा में जरूर मैं बोस को गिनूंगा, भगत सिंह को गिनूंगा, बाकी मदन मोहन मालवीय को गिनूंगा, लाजपत राय को गिनूंगा। तो ये मैं नहीं कह रहा कि एक ही किस्म की सोच थी, कई विविध धाराएं थी। प्लेटफॉर्म, कांग्रेस को पार्टी भी नहीं कहते थे, प्लेटफॉर्म कहते थे। उसमें कम्युनिस्ट भी थे। ये सारे आपके हरकिशन सुरजीत और एम एस नमूद्रीपाद भी कांग्रेस में नहीं थे। आपके जयप्रकाश नारायण भी कांग्रेस में थे, है ना। सीएसपी, सारे सोशलिस्ट भी पहले कांग्रेस ही थे। तो नेचुरली ये सारे टेंडेंसीज थी, और इन टेंडेंसीज से नेहरू को कोई तकलीफ नहीं थी। आप उनके एक एक स्पीच पढ़ लीजिए आजादी के बाद के, 50s के, 60s के। कहते हैं, आई डू नॉट वांट अ कंट्री वेयर ओनली देयर इज अ कांग्रेस पार्टी, देयर मस्ट बी एन ऑपोजिशन। जिस तरह से वो जबकि ऑपोजिशन बहुत वीक थी उस वक्त भी, जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी को वो शाबाशी देते थे कि हाँ, ये हुई बात, तुम में एक काबिलियत है एक ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू रखने की। क्या जरूरत थी उनको कि जो पार्टी उस वक्त जिनको कोई हाथ नहीं लगाने को तैयार था गांधी जी की हत्या के बाद, उसी पार्टी के लीडर को उन्होंने अपने मिनिस्ट्री में क्यों रख लिया? जी, जिनकी जिक्र अभी करते, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इज इन नेहरूज फर्स्ट कैबिनेट। गांधी जी इंसिस्ट करते हैं कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसके चेयरमैन होंगे, वो कौन होगा? वो अंबेडकर वाज नॉट अ कांग्रेसमैन। उन्होंने गांधी जी के साथ बहुत उनके डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन थे। गांधी जी वेंट ऑन फास्ट ऑन टू डेथ ऑन एन इशू 1932 में, है ना। तो ये कांग्रेस की बिल्कुल, सर्टेनली नेहरू के टाइम पे तो ये बिल्कुल ही बात नहीं थी कि आप ऑपोजिशन को बिल्कुल, ये जो आजकल सुनने को आता है ना कि कांग्रेस मुक्त भारत कर दो, दिस वाज समथिंग अनएक्सेप्टेबल इन द कांग्रेस एंड सर्टेनली टू नेहरू। वो बार बार कहते थे कि ऑपोजिशन मस्ट बी देयर, देयर इज नो डेमोक्रेसी इफ देयर इज नो ऑपोजिशन। वो किस्सा मैं कई बार बता चुका हूं, जबकि ज्यादा ऑपोजिशन नहीं होता था, वो अपने को ही क्रिटिसाइज करते थे इन स्यूडोनिम, आर्टिकल लिख के कि नेहरू में ये खामियां हैं, है ना। तो ये गलत बात है। ये कहना कि हम कोई एक मोनोक्रोमैटिक व्यू बता रहे हैं एज ए हिस्टोरियन, इट इज नॉट ट्रू। हम सारे स्टैंड्स की बात कर रहे हैं, हर एक स्टैंड की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। पर जो स्टैंड जिसके हमें कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखे, देखो कम्युनलिज्म
में मुझे कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखता, बिकॉज ये हमारे देश को बर्बाद कर देगा। एक बार ही टूट चुका है, फिर टूटेगा, है ना। तो उसके मैं कोई स्ट्रेंथ नहीं ढूंढ सकता हूं। डॉक्टर मिश्रा को अगर स्ट्रेंथ मिलते हैं तो जरूर बताएं कि हमको कम्युनल पाथ फॉलो करके हम कहां कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे दुनिया में हमारी समृद्धि होगी, कैसे मैं एक बार आपको मैं जरा सा इंटरप्ट, डॉक्टर मुखर्जी, प्रोफेसर मुखर्जी, एक छोटा सा इंटरप्शन है मेरा। क्या आप प्लीज कम्युनलिज्म को आप क्या समझ। हाँ, डॉक्टर मिश्रा ने पूछा कि कम्युनलिज्म जब आप कह रहे हैं तो उससे आपका मतलब क्या है? कम्युनिज्म से हमारा मतलब है जहां पे आप, जिसमें आप अगर धर्मनिरपेक्षता में विश्वास नहीं करते हैं तो आप कम्युनल हैं। अगर आप किसी एक धर्म के लोगों को आप स्पेशल राइट्स देते हैं तो आप कम्युनल हैं। अगर आप हिंदू मुस्लिम यूनिटी में विश्वास नहीं करते हैं तो आप कम्युनल हैं। आप अगर सिटीजनशिप, जो भी इस देश में रहता है, जो गांधी जी ने 42 में कहा था, जो भी इस देश में पैदा हुआ यहाँ रहता है वही इंडियन है, चाहे वो जू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो बेनी इजरायली हो, सारे कम्युनिटीज गिनवा दिए थे उन्होंने। अगर जो इस पे नहीं विश्वास करता है वो कम्युनल है। जो कहता है वो मेजॉरिटेरियन है, कि जो मेरी मेजॉरिटी है वही इस देश का देशवासी है, उसी को हक है और बाकियों को कम हक है, ये तो मेरे को मुझे तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। ये तो नॉट ओनली इसमें कौन विश्वास नहीं रखता। जो आपने कहा प्रोफेसर मुखर्जी, आपने जो ये बात कही कम्युनलिज्म को लेकर, इस धारा वाली पॉलिटिकल या सोशल ग्रुप का आप नाम बता सकते हैं कोई जो कम्युनल है? हाँ। गोलवालकर, सावरकर, आपको कितने नाम चाहिए? नरेंद्र मोदी, आपको जितने बताइए आप, अमित शाह, ये जो साधु जो जेनोसाइड की बात कर रहे हैं, जो साधु जेनोसाइड की बात कर रहे हैं, उनको कोई कुछ मना नहीं करता। जो साध्वी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं और कहते हैं कि गोडसे ने सही काम किया, जो एमपी वो कहते हैं कि गोली गांधी जी को नहीं नेहरू को लगनी चाहिए थी, ये सारे कम्युनल है। कम्युनल भी है, डिक्टेटोरियल भी है। अब आप मेरी बात सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी बात समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, रिलीजन और सेकुलर का डिवीजन जिस तरह से वेस्ट में हुआ वैसा भारत की हिस्ट्री में नहीं हुआ है, इसको तो आप मानेंगे। बिल्कुल। जो अब्राहमिक रिलीजन से निकला हुआ सेकुलरिज्म और भारत जो है उसमें धर्म की जो डेफिनेशन है और जो रिलीजन की डेफिनेशन है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। भारत में कई संप्रदाय हुए, कई पंथ हुए और ये हमेशा से एक प्लूरल सोसाइटी रही है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है और रहनी भी चाहिए। ये जो कॉलोनियल थॉट आया, वन बुक वन प्रॉफिट, क्लर्गी उसको डिफाइन करेगी, ये पूरा का पूरा रिलीजन का कॉन्सेप्ट आपने वेस्ट से इंपोर्ट करके हमारे बच्चों को हिस्ट्री में आप उसको पढ़ा रहे हैं और उसी चश्मे से भारत की हिस्ट्री को आप इंटरप्रेट कर रहे हैं और उसको सिखा रहे हैं। कहां पे धर्म को लेकर, कहां पे हमारे धर्म को आप कैसे डिफाइन करेंगे? धर्म तो कहते हैं ना कि जो आपका मूल स्वाभाविक प्रकृति है उसका प्रस्फुटन है धर्म। धर्म संकट की बात होती है। कहां भारत में कौन सी किताब आप लेंगे कि इस किताब के आधार पर भारत में कोई ग्रुप है जो चलता है? यहाँ बहुत से ग्रंथ हैं। स्मृतियों की अगर आप बात ले लें तो सैकड़ों की संख्या में स्मृतियां हैं। अगर आप उपनिषदों की बात ले लें, सैकड़ों की संख्या में उपनिषद हैं। आप वेदों की बात कर लें, न्यूमरस इंटरप्रिटेशंस हैं। शट दर्शन की बात कर लें, न्यूमरस इंटरप्रिटेशंस हैं। यहाँ पर इंटरप्रिटेटिव पार्ट ऑफ डिस्कोर्स बहुत अधिक प्रभावी रहा है। कभी इस तरह की बात ही नहीं रही जिस तरह की आप एक सिंगल कॉलोनियल चश्मे से पूरे भारत को देखना चाहते हैं, जो कि आप जो इंडोलॉजिस्ट्स ने जिस तरह से भारत को एक चश्मे से देखा, रिलीजन के चश्मे से, उसी चश्मे से देखना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप पुरानी हिस्टोरिकल डिबेट्स को पीछे छोड़ दीजिए, आगे भारत के भविष्य को देखिए। और जिस तरह का पॉलिटिकल नैरेटिव आपने हिस्ट्री में गढ़ रखा है वो पूरी तरह से कॉलोनियल इन नेचर है, जो पूरी तरह से रिलीजियो सेकुलर जो आपका पैराडाइम है उस पर चल रहा है। जबकि भारत जो है वो हमेशा से बहुआयामी रहा है, प्लूरल सोसाइटी रही है और उस प्लूरैलिटी का सेलिब्रेशन ही आज की जो है गवर्नमेंट कर रही है। उसमें कहां वो कह रही है कि जब बीजेपी ये कह रही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका
विश्वास सबका प्रयास, तो उसमें जो भी योजनाएं हैं क्या वो किसी सिटीजन को डिनाई कर रही है इंडिया में? जैसे मुफ्त राशन की बात है, क्या किसी सिटीजन को उसने डिनाई किया, या किसी सिटीजन के लॉ के राइट्स को डिनाई किया? मतलब इस तरह से ये जो सोच प्रोफेसर मुखर्जी आपने रखी है सामने, इसी सोच के कारण आज ये जो एकेडमिक हिस्सा या पॉलिटिकल हिस्सा जो आपकी सोच को बिलोंग करता है वो मार्जिनल हो चुका है, खत्म हो चुका है। मुझे समझ में नहीं आता है कि अभी भी क्यों हमारे मीडिया इस सोच से ऑब्सेस्ड है और इसको रिप्रेजेंटेशन भी देती है। क्योंकि मैं पूरा भारत घूमा है, मैं फील्ड में मूव करता हूं 24 घंटे। इस नैरेटिव का अब इस भारत में कोई स्थान नहीं है। अब जो नैरेटिव आया है भारत का वो भारत सेंट्रिक, इंडो सेंट्रिक होने के साथ साथ अपने अस्मिता, अपने स्वाभिमान को लेकर एज ए नेशन असर्टिव है। और ये बात, इसका जो ये असर्शन है वो आप अपनी डिफरेंट कैटेगरीज में डालकर उसे डाइल्यूट करके कहीं ना कहीं डिससर्विस कर रहे हैं इस नेशन के प्रति। क्या मैं बोल सकता हूँ कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, एक चीज मुझे बिल्कुल ऐड करनी है उसमें, मीडिया को लेके एक चीज थी। देखिए सर, मैंने तो आपको भी दावत दी है ना, तो मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, प्रचार तो मैं आपका भी कर रहा हूँ। निखिल जी, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। सौरभ जी मेरे मित्र हैं, मैं जानता हूं कि आप बहुत ऑब्जेक्टिव रहने की कोशिश करते हैं और हैं भी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अप्रिशिएट ललन टॉप। मैं मीडिया से, आप मीडिया का एक छोटा सा हिस्सा है, बहुत बड़ा मीडिया है इस देश का, आप जानते ही हैं। ठीक। डॉक्टर मुखर्जी, मतलब मैं बस ये चाह रहा था कि ये मतलब एक ऐसा कंपाइलेशन और डिसएग्रीमेंट्स की जगह हम कहीं पहुंचे भी। हम हिंदुस्तान के इतिहास का, चाहे हम किसी भी सोच से बिलोंग करते हो, वो हम सबका एक वो शेयर्ड हिस्ट्री है। मेरे पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की हिस्ट्री है, और उसको देखने के जो अलग अलग तरीके हैं उस पर हम बात कर रहे थे, जो अब वो बहस में बदलती जा रही है। डॉक्टर मुखर्जी, आप अपनी बात जरूर जवाब में रखिएगा, लेकिन जिन प्रॉब्लम्स की तरफ इशारा किया जाता है जो कांग्रेस के रूल के दौरान रही, और ये एक मांग की जाती है कि कांग्रेस उन चीजों को ओन अप करे और उन चीजों के लिए उसको जिम्मेदार बताया जाए, तो क्या उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे ख्याल? आपको क्यों प्रॉब्लम होगी? मैंने तो कभी कहा नहीं कि कांग्रेस ने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल 100%, उसमें कोई क्रिटिसिज्म नहीं हो सकती है, ऐसा तो कोई पोजीशन मैंने लिया नहीं है। पर पहले ये जो प्लुरैलिटी की बात करी और सेक्युलरिज्म, इंडियन सेक्युलरिज्म, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म की, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सेक्युलर, हमारी एक सेक्युलर ट्रेडिशन थी जिसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है अभी। जो जिस हिस्ट्री की मिश्रा जी बात कर रहे हैं वो हिस्ट्री हमारी थी पास्ट में, जिसके बारे में अमर्त्य सेन ने आर्गुमेंटेटिव इंडियन लिखा है कि हजारों पॉइंट्स ऑफ व्यू सरवाइव कर सकते थे, वी न्यू हाउ टू लिव टुगेदर। पर उसी को तो हम अब अटैक कर रहे हैं, उसी प्लुरैलिटी को ही। तो पहले 300 रामायण की बात होती थी, 300 रामायण पे एक ऐसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया तो उसको निकलवा दिया गया, क्योंकि हम चाहते हैं एक ही सोच, एक पार्टी, एक लीडर, एक सोच। सिर्फ स्लोगन से नहीं होता, सबका साथ सबका विकास कह दिया और सबकी एजुकेशन तो, और बेटी बचाओ तो जेंडर भी, अब जेंडर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बच्चों की एजुकेशन भी हो गई। और अगर प्राइमरी एजुकेशन नहीं हो गई तो नेहरू का जिम्मे डाल दिया तो वो भी खत्म हो गई प्रॉब्लम। और बाकी जो माइनॉरिटी में जो फीलिंग है कि भाई हम दब रहे हैं, हमको तो जीने मरने का सवाल है, हम चूड़ियां भी नहीं बेच सकते, हम ये नहीं खा सकते, वो नहीं पहन सकते, तो वो जो फीलिंग है वो है ही नहीं, उसको इग्नोर कर दो आप। मैंने जो कहा ना, आप मिश्रा जी, आप जो कह रहे हैं मैं चाहता हूं कि वो हो। यही जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये हमारी पास्ट है। अगर डिस्कवरी ऑफ इंडिया में देखेंगे तो आप यही डिस्क्रिप्शन वो देते हैं जो आप दे रहे हैं, क्योंकि आप भी पढ़े लिखे हैं, जेएनयू से पढ़े हुए हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में यही वो बता रहे हैं कि आप अपने उपनिषद में देखिए, आप अपना द ऋग्वेद का जो हिम ऑफ ओरिजिनल हिम जो है उसको देखिए, उसमें भी देयर इज क्वेश्चनिंग ऑफ गॉड हिमसेल्फ। मतलब दैट एवरी, हर किस्म के व्यू पॉइंट इंक्लूडिंग एथिज्म वाज परमिसिबल इन एंशिएंट इंडिया, है ना। एंड दैट वाज द ट्रेडिशन, और उसी ट्रेडिशन को हम अब खत्म कर रहे हैं थ्रू अ कम्युनल पर्सपेक्टिव, कि एक ही सोच।
मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट करूंगा। और एक वही डोमिनेट करेगा, वही है। और जो और हिंदुइज्म का मतलब है कि वो इंक्लूसिव है, इसका मतलब हम इंक्लूसिव हो गए। ये तो नहीं ना हो सकता, ऑटोमेटिक तो नहीं है ना इंक्लूसिव। अगर मैं यहाँ पे एक बात स्लाइड, देयर इज अ स्लाइड, मैं जरा सा इस पे इंटरप्ट करूंगा आपको प्रोफेसर, विद योर काइंड परमिशन। जरूर जरूर। इसमें ऐसा है कि आपने रिलीजन सेकुलर की एक बाइनरी अभी खड़ी की यहाँ पर। ये रिलीजन सेकुलर की बाइनरी जो है ये वेस्टर्न प्रोडक्ट है। खुद महात्मा गांधी ने इस बात को लिखा है कि सेकुलरिज्म एज ए कॉन्सेप्ट इज इररेलेवेंट इन इंडिया। सीधी सीधी जो सेकुलरिज्म की जो आप डिबेट कर रहे हैं उसकी कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि भारत जो है प्लूरल उसका पास्ट था, प्लूरल उसका प्रेजेंट है और प्लूरल ही उसका फ्यूचर है, इसमें कहीं कोई दो संदेह नहीं है। और इसको हम अब यह है कि इस प्लूरैलिटी का समन्वय कैसे हो एज ए नेशन। हम बीजेपी जो जिस विचारधारा से मैं बिलोंग करता हूं वो इस प्लूरैलिटी में विश्वास करते हुए इसके समन्वय का एजेंडा लेकर सामने चल रही है। और उसमें प्रॉब्लम किसको हो रही है? प्रॉब्लम मैं ये कहना चाहूंगा कि जो नैरो कॉलोनियल पैरोकियल थॉट प्रोसेस के लोग हैं उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। देखिए मेरे को माफ कीजिएगा, ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है मेरे को कि आप उल्टा हम ही कॉलोनियल कहें। जिस कॉलोनियल स्ट्रैंड से पैदा हुई है कम्युनलिज्म, वो अब नेशनलिस्ट स्ट्रैंड को कॉलोनियल कह दें। ये तो मजाक। अगर आपने मेरा एक भी शब्द कहीं पढ़ा हुआ है तो आपको ये नहीं आपको लगेगा कि मैं कॉलोनियल पोजीशन लेता हूं। नहीं, मैं बिल्कुल, मैंने देखिए कंप्लीटली एंटी इंपीरियलिस्ट ट्रेडिशन। तो कॉलोनियल का क्या? मैं प्रोफेसर साहब, आप जो क्रिटिसिज्म आप जो कम्युनलिज्म पे कर रहे हैं आप वो मेरे पे थोप दे रहे हो। ये तो फिर तू मैं हो जा रही है, इसमें आर्गुमेंट नहीं बिल्कुल होगा। और एज फॉर सेक्युलरिज्म, एक बात मिनट में आपकी खत्म कर आपकी बात, दैट मैं वेस्टर्न कंसेप्शन और द फ्रेंच कंसेप्शन ऑफ सेक्युलरिज्म की बात नहीं कर रहा हूं कि जहां पे रिलीजन वर्सेस सेक्युलर नहीं हो रही है। In our conception of secularism, all religions are equally welcome. There are multiple paths to truth. That's all. यही हमारा वो रहा है। अगर आप ये मल्टीप्लिसिटी को बिल्कुल दिल से अपना लें तो परेशानी कहाँ है? अगर आप मतलब अगर मुसलमान की टोपी पहनने में आपको परेशानी क्यों है? क्यों हम मेरी कोई परेशान आप हैं। मल्टीप्लिसिटी ऑफ डिस्कोर्सेस, मल्टीप्लिसिटी ऑफ थॉट प्रोसेस, मल्टीप्लिसिटी ऑफ वर्ल्ड व्यूज, ये तो हम हमेशा से सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ है प्रोफेसर मुखर्जी? आप तो उनको पकड़ के जेल में डाल दे रहे हैं। प्रोफेसर मुखर्जी, प्रॉब्लम आपको इसलिए हो रही है, मैं बता रहा हूं आपको, मैं एकदम बड़ी शालीनता के साथ इस बात को कह रहा हूं। जेएनयू में आप रहे हो, जेएनयू में हरदम रही है, मल्टीप्लिसिटी कब से बंद हुई? बिल्कुल मैं मानता हूं। आई एम प्राउड जेएनयूआइट है ना, अब तो किसी को बोलने की आजादी नहीं। आई एम अ प्राउड जेएनयूआइट, उसमें मुझे कोई वो नहीं है। इसीलिए मैं और आप बात कर पा रहे हैं, मैं और आप जो बात कर पा रहे हैं लॉजिक के साथ, ये हमारे जेएनयू बैकग्राउंड की वजह से। मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये जरूर है कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने असर्शन के साथ रख रहा हूं, आप अपने असर्शन के साथ रख रहे हैं। उसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका वर्ल्ड व्यू, आपकी ओपिनियन, आपकी वे ऑफ थिंकिंग, मेरे वर्ल्ड व्यू, मेरी थिंकिंग में बहुत अंतर है। इसलिए ये जो थोड़ा सा बीच में जो फ्रिक्शन है वो उसकी वजह से। बट इन जेएनयू वी अप्रिशिएट दिस, इन जेएनयू वी अप्रिशिएट दिस। मेरा केवल ये कहना है कि आपकी जो पोजीशन, हेलो जी सुना जा रहा है, आपकी जो पोजीशन है मैं उसको इसलिए कह रहा हूं कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया में आया है और ये जो मास अपसर्ज हुआ है टुवर्ड्स नेशनलिज्म। और नेशनलिज्म के भी कई प्रकार हैं भारत में, ये भी आप जानते होंगे। तो जिस भी प्रकार का नेशनलिज्म इस समय असर्ट कर रहा है और उसका सर्जेंस है, उसको आप जिस नैरेटिव को फॉलो करते हैं उस नैरेटिव को फॉलो करने वाले लोग पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए झुंझलाहट है। मैं ये कह रहा हूं कि एज एन एकेडमिशियन वी हैव टू डिराइव अवर कॉन्सेप्ट्स, थियरीज, वर्ल्ड व्यूज फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, और in which direction people of India are moving at present, उसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी।
कि भारत के लोग किस दिशा में जा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो है सत्ता लेनिन की तरह हथिया ली। वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चुन कर आए हैं। उन्होंने हिटलर की तरह तो सत्ता हासिल नहीं की है, उन्होंने डेमोक्रेटिक तरीके से वो आज पावर में आए हैं। और जिस मैनिफेस्टो और हिटलर भी इलेक्शन जीत मेरी के बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए प्रोफेसर साहब, आप पूरा टाइम लेके जवाब दीजिएगा, मेरी बात भी सुन लीजिए, मैंने बड़े ध्यान से आपको सुना है। जिस नैरेटिव को मैं आगे बढ़ूं? जी जी। जिस नैरेटिव को लेकर नरेंद्र मोदी आगे बढ़े हैं, एक मैनिफेस्टो को लेकर आगे बढ़े हैं, एक थॉट प्रोसेस को लेकर आगे बढ़े हैं, और नरेंद्र मोदी जी ने उस थॉट प्रोसेस, उस पूरे अपने वर्ल्ड व्यू को जनता के सामने रखा और जनता ने उन्हें वोट किया। आज की डेट में ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड की डेमोक्रेसीज एक निर्धन परिवार से आने वाले व्यक्ति को भारत के सर्वोच्च पद पर वो पहुंचा है, इसको अप्रिशिएट करती है, उसके कैलिबर को अप्रिशिएट करती है। उसने किस तरह से डेमोक्रेटिक प्रोसेस को इस्तेमाल करके जो सबसे गरीब, मजलूम, असहाय लोग हैं उनको एक पावर दी, उनको एक वॉइस दी। जिस नेशनलिस्ट डिस्कोर्स को लोग उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे, आज नरेंद्र मोदी की वजह से उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और इस बात को मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। आदित्य मुखर्जी मेरे गुरु के समान है, मैं और गुरु से ही अपनी बातों को गुरु के विरोध में कहना, ये तो भारतीय संस्कृति सिखाती है। अगर मैं गुरु का पक्ष लूं, ये तो भारतीय संस्कृति सिखाती नहीं है। अष्टावक्र ने अपने पिता की ही बातों को काटा था, जो कि प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी भी मानते हैं कि भारत की हमेशा आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन की बात उन्होंने की। तो अगर कोई आर्ग्यूमेंट आपको पसंद नहीं आ रहा है, अगर कोई आर्ग्यूमेंट आप सह नहीं पा रहे हैं, तो फिर इसमें मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो आर्ग्यूमेंटेटिवनेस है उसका कहीं ना कहीं हनन होता है। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी जैसे लोग जो भी भारत में हैं और अब एकदम मार्जिनल फोर्स बन चुके हैं, उन लोगों को समझना चाहिए कि ये जो नैरेटिव है भारत का, वो बदला कैसे जो है एक मास अपसर्ज एक लीडर के प्रति, एक आइडियोलॉजी के प्रति इस इतने बड़े पैमाने पर हुआ। कहीं ना कहीं उनकी जो विजन थी वो फ्लॉड थी, इसलिए आज मार्जिनल फोर्स बनकर रह गए हैं। हाँ, कहीं कहीं जो मैं कहता हूं ना कि लुटियंस मीडिया है, उनके बीच में वो कुछ जगहों पर अपनी बातें रख सकते हैं। ये बातें वो पीपल ऑफ इंडिया के बीच में रखने की ताकत खो चुके हैं। ठीक है, डॉक्टर मुखर्जी आप अपनी बात रख दीजिए। I have been sufficiently brought down to my position कि marginalized and sort of dying race, may God help me। पर ये जो कहना कि एक कंसेप्शन आजकल नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है जिसमें बिल्कुल दुनिया वाह वाह कर रही है, ये भी थोड़ा सा शायद आप अतिशयोक्ति हो रही है। दुनिया अब भारत को डेमोक्रेसी मानने को ही तैयार नहीं है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में वो एक के बाद एक असेसमेंट में वो कह रहे हैं कि कोई कह रहा है पार्शियल डेमोक्रेसी, कोई कह रहा है ऑटोक्रेसी, पार्शियल ऑटोक्रेसी, एटसेट्रा एटसेट्रा। हंगर इंडेक्स में हम गिरते जा रहे हैं, इनइक्वालिटी में गिरते जा रहे हैं, लाशें बहती हुई जा रही हैं। आपका इनइक्वालिटी ऐसे बढ़ा है जो कि मेरे ख्याल अब दुनिया के लैटिन अमेरिका को भी हम पीछे छोड़ गए हैं कि ये सारे कोरोना काल में कुछ लोग अमीर से और भी अमीर हो गए हैं। और ये सब इसको होते हुए भी हम ये इतना कैसे आप कह सकते हो मिश्रा जी कि हम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं? ये तो मुझे नहीं समझ आता है। ऑब्वियसली आपके और हमारे चिंताधारा में बहुत ज्यादा खाई है। मेरे हिसाब से मैं तो अपना पोजीशन ही रख सकता हूं कि भारत एक बहुत दुर्दशा से गुजर रही है इस वक्त। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कुछ कम लोग, ज्यादा लोग कोई चीज सोचते हैं तो वही ठीक हो जाता है। अगर वैसा होता तो ट्रंप भी जीत जाते और व्हाइट मेजोरिटेरियनिज्म वुड हैव बीन द राइट थिंग, है ना। तो अगर कोई रेसिज्म अगर गलत है तो वो गलत है, चाहे मेजोरिटी बिलीव करे या ना करे। मैंने कहा ना, हिटलर भी मेजोरिटी पाके ही पावर में आए थे। सिर्फ मेजोरिटेरियनिज्म इज नॉट डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेटिक वैल्यू जो है उसको हमको सिर्फ नंबर्स से अलग करके शायद देखना चाहिए
और इस वक्त खास करके जो हमारे गरीब और माइनॉरिटीज की हालत हो रही है उस पे आप, क्योंकि आप पॉलिटिक्स में हैं तो आप ज्यादा आपका इन्फ्लुएंस रहेगा। अगर आप ये इतना अगर आप देख सकें कि हमारे गरीब और हमारे माइनॉरिटीज ये ना फील करें कि हम इस देश के वासी ही नहीं हैं, हम कहीं और से हैं, किसी तरह जी रहे हैं, तो आपका एक कंट्रीब्यूशन रहेगा। हम अपनी छोटी मोटी तरफ से हम भी अपनी कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। निखिल जी। जी जी जी, बोलिए सर। निखिल जी, देखिए, जहां तक प्रो पुअर पॉलिसीज का है सवाल जो कि प्रोफेसर मुखर्जी ने उठाया, आज अंत्योदय के कॉन्सेप्ट को लेकर जिस तरह से काम हो रहे हैं उनको अगर आप देखेंगे, चाहे वो हर गरीब के घर पर सर पर छत हो, चाहे मुफ्त राशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो 24 घंटे हर गांव को, हर घर को बिजली देने की बात हो, हमने पावर, जो सबसे निर्बल और सबसे निर्धन व्यक्ति है इस देश का, उसको एम्पावर करने की बात की है और कर रहे हैं इसको पूरे समर्पण और कमिटमेंट के साथ, जैसा इससे पहले भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। दूसरी तरफ आपने जो प्रश्न उठाया कि जो प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, तो आप देखिए कि किस तरह को से प्लूरलिज्म नरेंद्र मोदी जी एंजॉय करते हैं पूरे देश में। वो चाहे मणिपुर में जा रहे हो, तमिलनाडु में जा रहे हो, ही सेलिब्रेट्स इट द वे थिंग्स आर। अब प्रश्न ये है कि जब एकेडमिक डिबेट पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ने लगे तो इस तरह के विवाद पैदा होते हैं जो प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी और मेरे बीच में आज पैदा हो रहे हैं। लेकिन मैं उनको बड़े सम्मान के साथ मैं फिर कहना चाहता हूं कि चाहे वो प्लूरैलिटी का इंडेक्स हो, चाहे वो नेशनल जिसको हम आत्म स्वाभिमान की बात करते हैं, राष्ट्रीय स्वाभिमान की बात करते हैं, उस इंडेक्स पर लेने, इन सारे इंडेक्सेस पर आज भारत आगे बढ़ा है। जहां तक सवाल ग्लोबल जो इनइक्वालिटी का है, ग्लोबल इनइक्वालिटी ग्लोबल लेवल पर बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रही है, इससे तो कोई इंकार नहीं कर सकता। ये केवल इंडिया का फिनोमिना नहीं, ये ग्लोबल फिनोमिना है। और इसको दूर करने के लिए, इस इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए जितने प्रयास, अगर आपने बजट देखा हो या जो इकोनॉमिक विजन है मोदी गवर्नमेंट का, इसको आप देखें तो इस खाई को पाटने के लिए पूरे विश्व की सरकारों से आप तुलना कर लीजिए, भारत की सरकार का सबसे ज्यादा प्रयास भारत की सरकार इस दिशा में कर रही है। लेकिन प्रश्न ये है कि 2014 से पहले के जो भी चुनाव होते थे, और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रोफेसर मुखर्जी इसको एक्सेप्ट करेंगे, वो रिलीजन और कास्ट, इन दो मजहब और जाति, इन दो की धाराओं से बाहर ही नहीं निकल पाते थे। 2014 के बाद बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी और श्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप ने डेवलपमेंट को एक मूवमेंट का रूप दिया है इस देश में। आज कोई भी व्यक्ति मजहब और जाति की बात करके राजनीति नहीं कर सकता, उसको विकास की बात करनी होगी अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए। ये जो पॉलिटिकल नैरेटिव में चेंज आया है, इससे बड़ा हिस्टोरिकल चेंज इस भारत में क्या होगा? क्या ये पहली बार जो है नरेंद्र मोदी जी ने कास्ट के नैरेटिव को, रिलीजन के नैरेटिव को तोड़कर डेवलपमेंट के नैरेटिव को वो सामने लाए हैं। और ये बात प्रोफेसर मुखर्जी जैसे सीजन्ड एकेडमिशियंस को अब एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। उनको आर्म चेयर एकेडमिक्स को छोड़कर पीपल ऑफ इंडिया के बीच में जाना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए, उनकी इच्छाओं को समझना चाहिए और उसके बाद अपने एकेडमिक पॉलिटिकल नैरेटिव को गढ़ना चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात के लिए माफी चाहता हूं कि मैंने उन्हें मार्जिनल फोर्स किया, लेकिन ये मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं। अगर जो मैंने कहा, अगर वो पीपल ऑफ इंडिया के बीच में जाकर अपने नैरेटिव को लाएंगे तो निश्चित तौर से पर वो मार्जिनल फोर्स से मेन स्ट्रीम फोर्स बन सकते हैं। ये संभावना उनके लिए अभी शेष है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उनके लिए कोई संभावना ही नहीं बची। मुश्किल है, उम्र ज्यादा हो गई अब तो, पर हम तो ये इस सोच से नहीं मरना चाहेंगे कि हमारे इलेक्शन जो हैं वो अब्बू जान और कपड़े से पहचाने जाते हैं ऐसे स्लोगन से होंगे। मैं तो सिर्फ
मैंने कहा ना, सिर्फ कहना कि सबका साथ से सबका साथ अगर हो जाता तब तो मिश्रा जी मजा ही आ जाता। हमने इस चीज को अब तक की चर्चा में इस चीज को हमने रिकॉग्नाइज कर लिया है। मेरी उम्र हमारे पैनल में सबसे कम है और सबसे ज्यादा सीखने को मेरे ही पास है, इसलिए मैं बड़े ध्यान से आप दोनों को सुन रहा था। एक चीज जो मुझे समझ में आई कि हिंदुस्तान के इतिहास की बात जब हम करते हैं, जो अब एक हमारा कंटेस्टेड पास्ट है कॉलोनियलिज्म के बाद का, और उससे अब जो एक दूसरे नए हिंदुस्तान की बात होती है उससे पहले का, उसको लेकर के जो बहस है वो एक हीटेड डिबेट में बदल ही जाती है, चाहे आप चाहें ना चाहें। बावजूद इसके हमारे पैनल पे दोनों वक्ताओं ने जिस संयम के साथ अपनी बात को रखा, जिस डिटेल में अपनी बात को रखा, डिसएग्रीमेंट के बावजूद कोई यहाँ पे ऐसी बात नहीं हुई जिससे किसी का मन दुखे। इसके लिए हम आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। दोनों ने अपने काम के बीच में से दी ललन टॉप के दर्शकों के लिए वक्त निकाला है, इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। डॉक्टर मुखर्जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पक्ष को रखने का मौका देने का। मैं तो सर मौका देना ही, मतलब मेरी तो रोजी रोटी मौका देकर चलती है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार।